बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेटल्स एंड एलॉयज़ के प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स एंड एलॉयज़ किस तरह के मटेरियल्स होते हैं, उनके क्या स्ट्रक्चर हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको किस तरह से शेप किया जाता है, और कूलिंग कर्व्स क्या होते हैं, फेज डायग्राम क्या होते हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर कर चुके हैं। इसके साथ हमने मेटल्स एंड एलॉयज़ की एक कैटेगरी जो कि है गोल्ड एंड एलॉयज़ ऑफ नोबल मेटल्स, जिसे डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है वेरियस एप्लीकेशन के लिए भी, इसे भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। गोल्ड एंड नोबल मेटल एलॉयज़ की कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़। यानी कि इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ क्या होते हैं, इस कैटेगरी में कौन कौन से एलॉयज़ आते हैं, उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, उनका क्या एप्लीकेशन है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम समझेंगे। और इसी लेक्चर में हम स्पेसिफिकली बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की तो प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन समझेंगे, लेकिन हम बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर भी करेंगे नोबल मेटल एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ से। और स्पेसिफिकली जिस नोबल मेटल एलॉय की प्रॉपर्टीज से कंपेयर करेंगे वो है गोल्ड एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज से। बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ और गोल्ड एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ को इस लेक्चर में कंटिन्यूसली हम क्यों कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नोबल मेटल एलॉयज़ हैं और जो बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ हैं, ये वो दो एलॉयज़ हैं जिन्हें डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए। और कास्ट रेस्टोरेशन का कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कास्ट रेस्टोरेशंस वो रेस्टोरेशंस होती हैं जिन्हें मेटल या एलॉय से बनाया जाता है। तो ऐसी जो भी रेस्टोरेशन प्रोसेसेस, अप्लायंस जिसे मेटल या एलॉय से बनाया जाता है, उसके लिए जनरलाइज वर्ड जो है वो कास्ट रेस्टोरेशन यूज़ किया जाता है। और डेंटिस्ट्री में कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए दो तरह के एलॉयज़ यूज़ किए जाते हैं, नोबल मेटल एलॉयज़ और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़। नोबल मेटल एलॉयज़ में हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि नोबल मेटल एलॉयज़ में कौन कौन से एलॉय आते हैं, हाई गोल्ड एलॉय, मीडियम एंड लो गोल्ड कंटेंट एलॉय और सिल्वर और पैलेडियम एलॉयज़। और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, इस कैटेगरी में भी दो तरीके के एलॉयज़ आते हैं, निकल क्रोमियम एलॉयज़ एंड कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़। तो इस लेक्चर में हम बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को कंटिन्यूसली कंपेयर करेंगे नोबल मेटल एलॉयज़ से भी, क्योंकि ये वो दो एलॉयज़ की कैटेगरी हैं जिन्हें डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है कास्ट रेस्टोरेशन को बनाने के लिए। तो इसीलिए हमारा इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से एलॉयज़ इस कैटेगरी में आते हैं बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के, उनका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या एप्लीकेशन है। और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को हम कंपेयर करेंगे नोबल मेटल एलॉयज़ से, स्पेसिफिकली गोल्ड एलॉयज़ से, कि कहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, कहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, जिसकी बेसिस पे किसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और यही हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव भी है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और वो है कास्टिंग का। कास्टिंग का हम आगे जाके पूरा एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे कि कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे आगे जाके उसके रिस्पेक्टिव लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे हम कास्टिंग के प्रोसेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ताकि हमें कास्टिंग का प्रोसेस समझ में आ जाए कि कास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू किस तरह से कास्ट रेस्टोरेशंस, यानी कि वो रेस्टोरेशन जो कि मेटल या एलॉयज़ से बनाई जाती हैं, वो किस तरह से बनाई जाती हैं। क्योंकि कास्टिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कास्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं। और कास्ट रेस्टोरेशन क्या है, ऐसी रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लायंस जैसे आप बनाते हैं मेटल या एलॉय से। तो मेटल या एलॉय से जब भी आप कोई प्रोसेसेस, अप्लायंस या रेस्टोरेशन बनाते हैं तो वो कास्टिंग का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये बनाया जाता है। तो अभी हम इस कास्टिंग के प्रोसेस को ओवरव्यू समझेंगे कि कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, ताकि जब इस लेक्चर में, यानी कि ये जो बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ का ये जो लेक्चर है, और जब आप इसे बुक से भी रीड करेंगे तो जगह जगह यहाँ पे कास्टिंग के प्रोसेस के रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं या उसके पर्सपेक्टिव से बात की हुई होती है कास्टिंग के प्रोसेस से, तो स्टूडेंट्स को समझने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कास्टिंग के प्रोसेस को ओवरव्यू कर लेंगे ताकि इस लेक्चर में अगर कास्टिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए तो वो आपको समझ आ सके और मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और जब हम डिटेल में जाके कास्टिंग का लेक्चर करेंगे तो वहाँ पे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएंगी। तो यहाँ पे अभी जो मेन एम हमारा समझना है वो ये है कि कास्टिंग प्रोसेस का जो है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और कास्टिंग के प्रोसेस में आप कौन सी टेक्निक यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो
जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है, जिसमें कि आप वैक्स को रिप्लेस कर देते हैं उस मटेरियल से जिससे आपने प्रोसेसेस अप्लायंस या रेस्टोरेशन को बनाना है। तो कास्टिंग के जो प्रोसेस होता है उसमें आप वैक्स पैटर्न को किससे रिप्लेस करते हैं, मेटल या एलॉय से। तो अब समझते हैं कि कास्टिंग का प्रोसेस जो है वो बेसिकली किस तरह से किया जाता है, यानी कि कास्टिंग के प्रोसेस से किस तरह से कास्ट रेस्टोरेशन बनाई जाती है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसे आपने क्राउन बना कर देना है एक टूथ पे, यानी कि एक पेशेंट है उसे आपने क्राउन बना कर देना है और वो क्राउन आपने किसी अलॉय से बनाना है। वो बेस मेटल अलॉय भी हो सकता है या कोई नोबल अलॉय भी हो सकता है, यानी कि कोई गोल्ड अलॉय भी हो सकता है। आपने एक अलॉय से क्राउन बना कर देना है पेशेंट को। तो क्राउन जो है वो लेबॉर्ट्री में बनाया जाता है, और लेबॉर्ट्री में जो भी रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेसेस बनाई जाती है उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप इम्प्रेशन रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आपने पेशेंट का इम्प्रेशन रिकॉर्ड किया। इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद आप मॉडल पोर करते हैं। मॉडल पोर करने के बाद जिस टूथ पे आपने क्राउन बनाना है उससे उस मॉडल से कट कर लेते हैं। तो वो जो इंडिविजुअल टूथ आपने कट किया है जिसके ऊपर क्राउन बनाना है उसे डाई कहा जाता है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया है डाई, क्योंकि डाई इंडिविजुअल टूथ के रेप्लिका को कहा जाता है। तो डाई के लिए अब सिंपली अब यही टेक्निक यूज, पहले सेपरेट इंप्रेशन लेके जाता था, अब ये किया जाता है कि पूरा जो आर्च का इंप्रेशन ले लेते हैं और जिस टूथ पे आपको काम करना होता है उससे आप कट कर लेते हैं मॉडल से। तो यहाँ पे क्राउन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था कि इंप्रेशन रिकॉर्ड किया, मॉडल बनाया, मॉडल पे जिस टूथ पे आपने क्राउन बनाना है उस टूथ को कट कर लिया और इस तरह से आपके पास सेपरेट डाई आ गई। डाई के ऊपर आप उस क्राउन का वैक्स पैटर्न बनाते हैं, यानी कि वो जो क्राउन आपने उसको रेस्टोरेशन देनी है क्राउन की, उसको कम्प्लीटली आप इनले वैक्स से बनाते हैं। कौन सी वैक्स यूज़ की जाती है वैक्स पैटर्न बनाने के लिए जब आपको कास्ट रेस्टोरेशन बनानी होती है? इनले वैक्स, यानी कि इनले वैक्स से आपने वैक्स पैटर्न बनाया। वैक्स पैटर्न बनाने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, अभी हमने डिस्कस कर लिया कि डाई के ऊपर आपने वैक्स पैटर्न बना लिया। जब कंप्लीटली वैक्स पैटर्न बन जाता है तो उस वैक्स पैटर्न को सेपरेट कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं डाई से। उस वैक्स पैटर्न को रिमूव करने के बाद उस वैक्स पैटर्न पे अटैच कर देते हैं स्प्रू को। ये जो स्प्रू होता है ये भी वैक्स का ही कंपोनेंट होता है। इस तरह से स्टिक की फॉर्म में जो है वो स्प्रू आते हैं, और ये जो यहाँ पे सेंट्रल ये जो सर्कल सा एरिया शो हो रहा है ये इसे स्प्रू रिजर्वायर कहा जाता है। इसका सेपरेट फंक्शन होता है, ये हम कास्टिंग में डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है वो इसे लेके परेशान नहीं होना है कि ये क्या चीज़ है। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि वैक्स पैटर्न को डाई से रिमूव करते हैं, उस वैक्स पैटर्न पे ये स्प्रू वैक्स लगाई जाती है। इस तरह के स्प्रू की शेप होती है, ये इस तरह की स्प्रू की शेप होती है। और अगर ये स्प्रू रिजर्वायर के साथ आए तो जिस तरह की शेप आप इस पिक्चर में देख सकते हैं तो इस तरह का वो दिख रहा होता है। तो आपने वैक्स पैटर्न पे स्प्रू लगाते हैं और स्प्रू के बाद आप जो है वो स्प्रू बेस लगाते हैं, जिसे क्रूसिबल भी कहा जाता है या स्प्रू फॉर्मर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने वैक्स पैटर्न पे असेंबली बनानी होती है। जब आपका पूरा वैक्स पैटर्न कंप्लीट हो गया उसे डाई से रिमूव करते हैं, उस पर स्प्रू लगाते हैं और स्प्रू के नीचे इस तरह से स्प्रू बेस लगाते हैं जिसे क्रूसिबल भी कहा जाता है। तो ये जो पूरी असेंबली होती है वैक्स पैटर्न, स्प्रू और स्प्रू बेस के साथ, इसे आप प्लेस कर देते हैं कास्टिंग रिंग में। ये जो है वो कास्टिंग रिंग है जिसमें आपने ये जो पूरी असेंबली है वैक्स पैटर्न, स्प्रू और स्प्रू फॉर्मर वाली, ये आप प्लेस कर देते हैं कास्टिंग रिंग में। कास्टिंग रिंग समझे इस तरह का जो है वो आपके पास जो है वो ये टूल होता है जिसमें आप जो है वो इस सेटअप को प्लेस कर देते हैं, यानी कि वैक्स पैटर्न, स्प्रू और स्प्रू फॉर्मर को जो है वो प्लेस कर देते हैं। उसके बाद आपने करना होता है इन्वेस्ट करना होता है वैक्स पैटर्न को। इन्वेस्टिंग द वैक्स पैटर्न भी कहा जाता है इसे, या इन्वेस्टमेंट का स्टेप भी कहा जाता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स आते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि जब आप वैक्स पैटर्न, स्प्रू फॉर्मर की जो असेंबली होती है जब आप कास्टिंग रिंग में प्लेस कर देते हैं तो उससे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट मटेरियल को यूजली पाउडर की फॉर्म में आते हैं, वाटर या उसके सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट मटेरियल को पूरा फिल कर देते हैं। इस तरह से कम्प्लीटली कास्टिंग रिंग को फिल कर देते हैं इन्वेस्टमेंट मटेरियल से। तो ये जो सेटअप होता है इन्वेस्टमेंट मटेरियल से फिल्ड होने के बाद इसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मोल्ड। तो जब आप ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल से फिल कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट मटेरियल सेट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट मोल्ड आपके पास बन जाता है, उसके बाद आपने हीट करना होता है इस कास्टिंग रिंग को या इन्वेस्टमेंट मोल्ड को जिसमें आपने वैक्स पैटर्न, स्प्रू और स्प्रू फॉर्मर की असेंबली को इन्वेस्ट किया हुआ है।
ये जो हीट होता है, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट मोल्ड है, ये जो कास्टिंग रिंग है जिसे आप हीट कर रहे हैं, इसे सिर्फ इतना हीट नहीं करना होता लाइक 100 या 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक कि सिर्फ वैक्स रिमूव हो जाए। इसको कितना हीट करना होता है आपने, कि जो भी, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल में क्या ले रहे हैं कि हम क्राउन बनाने जा रहे हैं किसी एलॉय से, तो जिस एलॉय से आप ये क्राउन बनाने जा रहे हैं, या ये जो कास्ट रेस्टोरेशन आप जिस एलॉय से बनाने जा रहे हैं, उस एलॉय का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, आपने इन्वेस्टमेंट मोल्ड यानी कि कास्टिंग रिंग को भी उसी टेम्परेचर पे हीट करना होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप गोल्ड एलॉय से बनाने जा रहे हैं, तो गोल्ड एलॉय का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 950 900 के अराउंड होता है, तो आपने इन्वेस्टमेंट मोल्ड को भी इतने ही टेम्परेचर पे हीट करना होता है। इसका क्या रीज़न होता है, ये हम कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट में पूरा डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मोल्ड को उस टेम्परेचर तक हीट किया जाता है जो कि एलॉय जिससे आप कास्ट रेस्टोरेशन बनाने वाले हैं उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट मोल्ड या कास्टिंग रिंग को इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो वैक्स जो होती है वो रिमूव हो जाती है, और ये जो स्प्रू वाला पार्ट था ये भी वैक्स से बना हुआ था, ये भी रिमूव हो जाता है, और ये स्प्रू फॉर्मर वाला पार्ट था ये भी रिमूव हो जाता है। तो ये जब ये तीनों पार्ट रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक हॉलो कैविटी बन जाती है जिससे मोल्ड कैविटी कहा जाता है, क्योंकि वैक्स रिमूव हो गई है, तो वैक्स पैटर्न, स्प्रू और स्प्रू फॉर्मर की जो है वो जगह बिल्कुल खाली हो जाती है। इससे मोल्ड कैविटी कहा जाता है इसे। जब ये मोल्ड कैविटी फॉर्म हो जाती है, तो फिर आप एलॉय जिससे आपने वो क्राउन बनाना है उससे मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद आपने उस एलॉय को इंट्रोड्यूस करवाना होता है इस मोल्ड कैविटी में, और इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना होता है कि ये एलॉय फिल कर दे इस स्पेस को, यानी कि ये जो आपने वैक्स पैटर्न बनाया था क्राउन का, असल में एलॉय ने इसको फिल करना है। तो ये जो स्प्रू और ये स्प्रू फॉर्मर किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि ये एक चैनल प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू एलॉय एंटर करता है इस कैविटी में, जिसमें एक्चुअली आपका जो था वो वैक्स पैटर्न था, और वैक्स जो है वो रिमूव हुई है वहाँ से, और वो आपकी रेस्टोरेशन वहाँ पे बननी है। तो ये जो मेल्टेड एलॉय होता है इसे आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ये जो एलॉय होता है ये एंटर करता है इस मोल्ड कैविटी में, और इसको इंटायरली जो है वो फिल कर देता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो इसने एलॉय ने यहाँ पे एम्प्टी है, और यहाँ पे ये येलो कलर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एलॉय है इसने कम्प्लीटली जो है वो फिल कर दिया है उस मोल्ड कैविटी को, जो कि क्रिएट हुआ है वैक्स के रिमूव होने के बाद। तो जब ये एलॉय जो है वो पूरा फिल कर देता है मोल्ड कैविटी को, तो आप स्टॉप कर देते हैं, वेट करते हैं कि एलॉय कूल डाउन हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। जब एलॉय सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसे कास्टिंग रिंग से इस तरह से रिमूव कर देते हैं। कास्टिंग रिंग से जब रिमूव करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्राउन है जो कि बन के आया है, जो कि वैक्स पैटर्न आपने क्राउन का बनाया था अब रिप्लेस हो गया एलॉय से, आपके पास एलॉय से क्राउन बनकर आ गया है। और इसके साथ जो ये स्प्रू वाला पार्ट होता है और ये स्प्रू फॉर्मर वाला पार्ट होता है, इसे रिमूव कर देते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और क्राउन को फिनिश और पॉलिश करके इस तरह से हैंड ओवर कर दिया जाता है पेशेंट के। तो ये होता है कास्टिंग का प्रोसेस, जिसके थ्रू कास्ट रेस्टोरेशंस, यानी कि वो रेस्टोरेशन जिन्हें आप एलॉय से बनाते हैं वो बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे कास्टिंग का प्रोसेस मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से कास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू कास्ट रेस्टोरेशंस बनाई जाती हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इस लेक्चर में जो जो कास्टिंग से रिलेटेड पॉइंट्स बताए हुए होंगे बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के लिए या गोल्ड एलॉयज़ के लिए, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। इसीलिए ये डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे पता होना चाहिए कि वो पेशेंट को कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए कौन सा एलॉय प्रोवाइड कर रहा है, और ये सिलेक्शन करना कि इस एलॉय से ये वाली कास्ट रेस्टोरेशन पेशेंट को बनाकर देनी है, इसके लिए इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से एलॉय मार्केट में अवेलेबल है, उनकी क्या कॉम्पोजिशन है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ताकि वो इसी की बेसिस पे वो जो डेंटिस्ट है वो ये डिसाइड कर सके कि ये कास्ट रेस्टोरेशन इस पेशेंट को इस एलॉय से बनाकर देनी है और इस एलॉय से बनाकर नहीं देनी है। तो वो प्रॉपर्टीज़, वो फैक्टर्स जिन्हें कंसिडर करना होता है जब आप एलॉय को चूज़ कर रहे होते हैं, जब आप एलॉय को सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सा एलॉय आपने इस कास्ट रेस्टोरेशन को बनाने के लिए यूज़ करना है, तो जब आप वो एलॉय सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो कौन सा फैक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ होती है जिन्हें कंसिडर करना होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि आपको कंसिडर करना होता है एलॉय को चूज़ करते हुए, वो है उसकी कॉस्ट, कि उसकी कॉस्ट क्या है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, मतलब कि हो सकता है कि वो एलॉय उस पेशेंट की जो कास्ट रेस्टोरेशन आप बना के देने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल परफेक्टली सूटेबल है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि पेशेंट वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो आप वो एलॉय चाहे वो जितना ही सूटेबल क्यों ना हो पेशेंट के लिए, आप वो पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है।
क्योंकि हमने नोबल मेटल एलॉयज़ में डिस्कस किया था कि जो गोल्ड एलॉयज़ होते हैं स्पेसिफिकली, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं गोल्ड की वजह से, तो इसलिए हर पेशेंट उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि आपने एलॉय को सिलेक्ट करते हुए जहन में रखना होता है वो है उसकी कॉस्ट, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, उसकी कॉस्ट रीज़नेबल है या नहीं, पेशेंट अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। दूसरा फैक्टर आ जाता है कि वो एलॉय जो कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए, उसमें बायोकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जब वो ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू से कांटेक्ट में आए तो उससे कंपैटिबल हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन ना कराए, कोई सेंसिटिविटी रिएक्शन ना कराए, बल्कि वो बायोकम्पैटिबल होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए लिविंग टिश्यू के साथ, कोई भी एडवर्स रिएक्शन कॉज ना करे। तीसरा फैक्टर जो कि कंसिडर करना होता है एलॉय को चूज़ करते हुए वो है कि उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि एलॉय को जब आप ओरल कैविटी में प्लेस कर रहे हैं, जब वो एक ऐसे इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आ रहा है जहाँ पे उसमें कोरोजन हो सकती है, तो उसके अंदर कोरोजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए एलॉय के अंदर, यानी कि वो ओरल कैविटी के वेट इन्वायरमेंट में कोरोड ना हो, ये उस एलॉय के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। एक और फैक्टर जो कि कंसिडर करना होता है वो है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये जो एलॉय है इससे आप कास्ट रेस्टोरेशन बना रहे हैं, यानी कि कोई कास्ट टेंचर बना रहे हैं, इनले, ऑनले, क्राउन या ब्रिज बना रहे हैं, तो इन्हें ओरल कैविटी की मेस्टिकेटरी फोर्सेस को, मैकेनिकल फोर्सेस को टॉलरेट करना होता है, तो इसलिए उस एलॉय की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें स्टिफनेस होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अगर डक्टिलिटी रिक्वायर्ड है तो डक्टिलिटी होनी चाहिए और हार्डनेस होनी चाहिए एलॉय में। एक और फैक्टर जो कि एलॉय को सिलेक्ट करते हुए कंसिडर किया जाता है वो है एलॉय की ईज़ ऑफ कास्टिंग, कि कितने आराम से आप उसे कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि मेटल या एलॉय से जो भी प्रोसेसेस बनाई जाती हैं वो जो प्रोसेस होता है वो कास्टिंग का कहलाता है, यानी कि मेटल या एलॉय से आप जब भी प्रोसेसेस, अप्लायंस या रेस्टोरेशन बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कास्टिंग कहा जाता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कास्टिंग क्या प्रोसेस होता है। तो कास्टिंग के प्रोसेस में जो आप जो एलॉय सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपने ये फैक्टर भी जहन में रखना होता है कि आपने एक ऐसा एलॉय सेलेक्ट करना है, ऐसा एलॉय चूज़ करना है कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए जिसे ईजिली कास्ट किया जा सके, यानी कि जिसे ईजिली कास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू उससे कास्ट रेस्टोरेशन बनाई जा सके। फिर एक और जो फैक्टर जहन में रखना होता है एलॉय को सिलेक्ट करते हुए वो है श्रिंकेज, कि कास्टिंग श्रिंकेज कितनी होती है एलॉय में, क्योंकि अभी हमने कास्टिंग के प्रोसेस में देखा कि आपकी जो मोल्ड कैविटी होती है, यानी कि वैक्स पैटर्न रिमूव होने के बाद जो मोल्ड कैविटी बन जाती है उसमें आप मोल्टन एलॉय या मेटल को फोर्स कराते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और वो जो मोल्टन एलॉय या मेटल होता है वो उस मोल्ड कैविटी को फिल करता है, तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, मेल्टेड स्टेट में होता है जब वो फिल कर रहा होता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई मटीरियल सॉलिडिफाई होता है, कूल डाउन होता है, तो उसमें श्रिंकेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये जो कास्टिंग के प्रोसेस के बाद जो मटीरियल सॉलिडिफाई होता है तो उसमें भी श्रिंकेज होती है, जिसे कास्टिंग श्रिंकेज कहा जाता है। आइडियली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेंटल मटीरियल्स में जब भी मटीरियल्स की बात की जाती है तो उनमें डायमेंशनल चेंज कम से कम होना चाहिए, यानी कि ना कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए ना एक्सपेंशन होनी चाहिए एक बार जब अप्लायंस बन जाए। तो जब कास्टिंग के प्रोसेस में वो कास्ट रेस्टोरेशन बन गई है, उसने वो स्पेस जो कि वैक्स पैटर्न रिमूव होने के बाद क्रिएट हुई थी उसे फिल कर दिया है, तो उसके बाद जो ये श्रिंकेज हो रही है कास्टिंग श्रिंकेज, इसे बहुत ही कम से कम होना चाहिए। तो आपने ये देखना होता है कि जो एलॉय आप सिलेक्ट कर रहे हैं कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए उसमें ये कास्टिंग श्रिंकेज बहुत ही कम होनी चाहिए, ताकि जो भी आपने अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेसेस बनाया है उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है पे कोई फ़र्क ना आए और वो डायमेंशनली स्टेबल रहे। फिर एक लास्ट फैक्टर जो कि कंसिडर करना होता है एलॉय को चूज़ करते हुए वो है उसकी डेंसिटी एलॉय की। एलॉय की डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है वो उस मटेरियल की डेंसिटी कहलाता है। तो एलॉय की डेंसिटी भी जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेंस एलॉय हो, जितनी एलॉय की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसका एडवांटेज ये आता है कि हमने अभी कास्टिंग के प्रोसेस में देखा था कि कास्टिंग के प्रोसेस में एलॉय को आप मेल्ट करते हैं एंड देन आप उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो जो मोल्ड कैविटी होती है। फॉर एग्जांपल कि ये था वैक्स पैटर्न, ये आपके पास स्प्रू था और ये स्प्रू फॉर्मर वाली स्पेस थी, तो ये स्प्रू फॉर्मर से आप मोल्टन एलॉय को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड देन वो मोल्टन एलॉय जो होता है वो ये फिल करता है इस स्पेस को जो कि वैक्स पैटर्न के रिमूव होने के बाद क्रिएट हुई होती है।
तो ये जो एलॉय होता है, ये जो प्रोसेस होता है कास्टिंग का, ये कास्टिंग मशीन में किया जाता है। और कास्टिंग मशीन जो होती है ये एलॉय को ये मोल्ड कैविटी में एंटर कराने के लिए और इस मोल्ड कैविटी को फिल कराने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करती हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ करती हैं और इसके थ्रू, इस फोर्स के थ्रू जो होता है वो एलॉय को पुश किया जाता है इस मोल्ड कैविटी में ताकि वो उससे फिल कर दे। तो जितना ज़्यादा एलॉय की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो एलॉय उतने अच्छे से जो है वो इस मोल्ड कैविटी को फिल करता है और बहुत ही अच्छे से जो है वो सारे एरियाज़, जितने भी कॉर्नर के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे वो एलॉय मूव करता है। पोरोसिटीज़ के चांसेस जो है वो बहुत ही कम होते हैं, किसी और इनकम्प्लीट फिलिंग के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो इसीलिए ऐसे एलॉयज़ को प्रेफर किया जाता है जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, ताकि जब एलॉय को मोल्ड कैविटी में फोर्स कर रहे हो कास्टिंग मशीन, जब एलॉय को, क्योंकि ये जो कास्टिंग का प्रोसेस होता है ये कास्टिंग मशीन में किया जाता है और कास्टिंग मशीन जो होती हैं वो क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू एलॉय को पुश करती हैं इस मोल्ड कैविटी में। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होती है उतना ज़्यादा ये जो होता है वो उतने ज़्यादा प्रेशर से ये जाती है मोल्ड कैविटी में, वो एलॉय इतने ज़्यादा प्रेशर से जाता है और उतने अच्छे से उस मोल्ड कैविटी को फिल करता है। तो इसलिए प्रेफर किए जाते हैं ऐसे एलॉय जिनकी डेंसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो जब कास्टिंग मशीन इनको थ्रो करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, वो ज़्यादा प्रेशर से जब जाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है वो सारी पूरी मोल्ड कैविटी को फिल करेंगे। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है जब आप एलॉय को चूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि आप एक ऐसा एलॉय जो है वो चूज़ करते हैं जो कि मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल कर रहा हो, जिसमें एक या दो रिक्वायरमेंट को फिलफिल ना किया हो बल्कि मैक्सिमम ये जो फैक्टर्स है जितना फुलफिल कर सकता है एलॉय, आप ऐसे ही एलॉय को सिलेक्ट करते हैं कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए। जैसा कि अभी हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर लिया कि मेन एलॉयज़ यानी कि डेंटिस्ट्री में वो एलॉयज़ जो कि यूज़ किए जाते हैं कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए यानी कि कास्टिंग के पर्पज़ के लिए, वो दो तरीके के एलॉयज़ हैं। एक नोबल और प्रीशियस मेटल एलॉयज़ है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से नोबल और प्रीशियस मेटल एलॉयज़ डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं, जिनमें हाई गोल्ड कंटेंट एलॉयज़ हैं, मीडियम एंड लो गोल्ड कंटेंट एलॉयज़ हैं और सिल्वर पैलेडियम एलॉयज़ हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरी कैटेगरी, बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़, जिन्हें डेंटिस्ट्री में कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि डेंटिस्ट्री में दो तरह के एलॉयज़ को यूज़ किया जाता है कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए, नोबल एंड प्रीशियस मेटल एलॉयज़ और कास्टिंग और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़। नोबल और प्रीशियस मेटल एलॉयज़ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि बेस मेटल एलॉयज़ क्या होते हैं, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट को अब हम क्लियर करेंगे। बेस मेटल एलॉयज़ ऐसे एलॉयज़ को कहा जाता है जिनमें कोई भी नोबल मेटल प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि बेस मेटल एलॉयज़ वो एलॉयज़ होते हैं जिनमें कोई भी नोबल मेटल का कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इनके पास ना सिल्वर होता है, ना गोल्ड होता है, ना प्लेटियम होता है, ना प्लैटिनम इनकी कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे एलॉयज़ जिनकी कॉम्पोजिशन में कोई भी नोबल मेटल प्रेजेंट नहीं होता उन्हें बेस मेटल एलॉयज़ कहा जाता है। ये जो होता है वो नोबल और जो गोल्ड एलॉयज़ होते हैं उनसे चीपर होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अगर गोल्ड 3 और टाइप गोल्ड 4 जो गोल्ड एलॉयज़ हमने किए थे उनसे कंपैरेबल होती हैं, जो कि आगे जाके हम इस लेक्चर में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ को हम गोल्ड से भी कंपेयर करेंगे और समझेंगे किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती हैं टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड से, और कहाँ पे डिफरेंस आता है वो भी हम देखेंगे। तो बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की कैटेगरी में बेसिकली 3 तरीके के एलॉयज़ आते हैं। एक आते हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ और एक आते हैं निकल क्रोमियम एलॉयज़। ये दो एलॉयज़ होते हैं जिन्हें कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो तीसरी टाइप है टाइटेनियम एंड टाइटेनियम एलॉयज़, इन्हें डेंटल इम्प्लांट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम इस लेक्चर के आखिर में देखेंगे। तो बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ में बेसिकली 3 तरीके के एलॉयज़ आते हैं, कोबाल्ट क्रोमियम, निकल क्रोमियम। कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम जो है वो आपके पास कलेक्टिवली यूज़ होते हैं कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए, और टाइटेनियम एलॉयज़ जो हैं वो डेंटल इम्प्लांट की फैब्रिकेशन में यूज़ होते हैं, जो कि हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेस मेटल कास्टिंग एलॉय हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़। कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1930 में, और उसके बाद से ये जो कोबाल्ट क्रोमियम है इन्होंने रिप्लेस कर दिया है टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को पार्शल डेंचर फ्रेमवर्क बनाने के लिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता था पार्शल डेंचर कास्ट पार्शल डेंचर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए, इसलिए इनको पार्शल डेंचर कास्टिंग एलॉयज़ भी कहा जाता था।
लेकिन कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ को जब रजिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसके बाद इन्होंने टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को जो है वो रिप्लेस कर दिया है पार्शियल लेजर फ्रेमवर्क की फैब्रिकेशन में। मेन रीज़न है वो है इनकी लो कॉस्ट, क्योंकि जो गोल्ड एलॉयज़ थे, अभी हम आगे जाके जब उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर भी करेंगे कोबाल्ट क्रोमियम में, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ से बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो गोल्ड एलॉयज़ का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि इसकी कॉस्टली है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ ने टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को इसी वजह से रिप्लेस कर दिया था, और रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हर पेशेंट इसे ईजिली अफोर्ड कर सकता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कंपैरेबल होती हैं टू टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ के। अभी हम आगे इनकी कंपैरिजन में इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की कॉम्पोजिशन को। तो आईएसओ स्टैंडर्ड ये कहता है कि कोबाल्ट क्रोमियम जो एलॉय होते हैं उनमें एटलीस्ट कोबाल्ट जो है वो मेन कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए, क्रोमियम की कंसनट्रेशन 25% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। मोलिब्डेनम जो है वो 4% होना चाहिए एटलीस्ट, या 4% से ज़्यादा, 4% से कम नहीं होना चाहिए। और कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम की कंबाइंड कंसनट्रेशन जो है वो 85% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो टिपिकल कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन ये होती है कि उनमें प्रेजेंट होता है 35 to 65% कोबाल्ट, 25 to 35% क्रोमियम, 0 to 30% निकल। और माइनर क्वांटिटी में जो इंग्रेडिएंट्स या जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में वो है मोलिब्डेनम और बेरिलियम, सिलिकॉन और कार्बन। ये जितने भी कंपोनेंट्स इस कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में प्रेजेंट हैं, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन किन तीन मेटल्स की है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में, कोबाल्ट की, क्रोमियम की, निकल की, यानी कि ये तीन मेन कंस्टिट्यूएंट हैं जो कि प्रेजेंट है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में। और माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं आपके पास मोलिब्डेनम, बेरिलियम, सिलिकॉन और कार्बन। ये जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है और ये माइनर कंस्टिट्यूएंट है, इन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एलॉय की प्रॉपर्टीज़ में। तो अब हम देखते हैं कि ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट है, मेटल कंस्टिट्यूएंट जो कि कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में प्रेजेंट है, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं इस एलॉय को, यानी कि कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को। कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में जो कोबाल्ट और निकल प्रेजेंट होते हैं ये बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, तो इसीलिए कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो तीसरा मेन इंग्रेडिएंट या मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में वो है क्रोमियम। तीन मेन कंस्टिट्यूएंट थे कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय के, जो कि हमने देखा कि 85% जो है वो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में प्रेजेंट होते हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम और निकल। तो कोबाल्ट और निकल जो है वो हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एलॉय को, और क्रोमियम जो है वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में। सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है हार्डनेस, यानी कि ये इंक्रीज़ करता है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की हार्डनेस को बाय सोल्यूशन हार्डनिंग, यानी कि ये जो क्रोमियम होता है ये दूसरे मेटल कंपोनेंट के साथ मिलके सॉलिड सोल्यूशन बनाता है सॉलिड फॉर्म में। और हमने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी सॉलिड सोल्यूशन कोई एलॉय मेटल बिन के बनाते हैं आपस में, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हो जाती हैं। इस इफेक्ट को सोल्यूशन हार्डनिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो ये जो क्रोमियम होता है ये इस एलॉय में प्रेजेंट जो दूसरे मेटल कंपोनेंट होते हैं उनके साथ सॉलिड सोल्यूशन बनाता है और हार्डनेस को इंक्रीज़ करता है। और दूसरा जो मेन फंक्शन ये क्रोमियम परफॉर्म करता है वो ये करता है कि ये प्रोवाइड करता है करोजन रेजिस्टेंस कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को पैसिवेटिंग इफेक्ट के थ्रू। तो पैसिवेटिंग इफेक्ट क्या होता है, किस तरह से क्रोमियम जो है वो पैसिवेटिंग इफेक्ट के थ्रू जो है वो करोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो क्रोमियम जो कि एलॉय की सरफेस पे प्रेजेंट होता है ये क्या करता है कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, रैपिडली ऑक्सीडाइज हो जाता है और थिन टेनिशियस सरफेस लेयर बना देता है क्रोमिक ऑक्साइड की, जो कि जो अंडरलाइन जो अलॉय होता है, जो कि अंडरलाइन जो अलॉय में जो मेटल कंपोनेंट प्रेजेंट है वो उनको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, करोड नहीं होने देता। और सरफेस पे प्रेजेंट जो क्रोमियम होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक थिन टेनिशियस सरफेस लेयर बना देता है क्रोमियम ऑक्साइड की, जो कि अंडरलाइन जो अलॉय है, जो अंडरलाइन जो अलॉय मटीरियल है उसमें जो मेटल कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको वो प्रोटेक्ट करता है करोजन से और ऑक्सीडाइज होने से। तो इस तरह से पैसिवेटिंग इफेक्ट के थ्रू क्रोमियम जो है वो करोजन रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को।
तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय में जो मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है निकेल, कोबाल्ट और क्रोमियम, ये कौन सा इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ये अलॉय में कौन से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो माइनर कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि सिलिकॉन, कार्बन, मोलिब्डेनम एंड बेरिलियम प्रेजेंट होते हैं कोबाल्ट क्रोमियम अलॉय में, ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जितने भी माइनर कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं इनका एलॉय की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा रोल होता है। और अगर प्रॉपर्टीज़ की स्पेसिफिकली बात की जाए तो ये माइनर एलिमेंट्स या ये जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है इनका मेन जो रोल होता है या मेन जो फंक्शन होता है या मेन जो इफेक्ट होता है वो होता है कि ये इम्प्रूव करते हैं कास्टिंग और हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ को एलॉय के और मॉडिफाई करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। यानी कि ये जो माइनर एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन, कार्बन, मोलिब्डेनम और बेरिलियम, ये इम्प्रूव करते हैं कास्टिंग, हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ और मॉडिफाई करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो अब देख लेते हैं कि हर इंडिविजुअल जो माइनर कंस्टिट्यूएंट है वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिलिकॉन का फंक्शन ये होता है कि ये गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड करता है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को और इंक्रीज़ करता है उसकी डक्टिलिटी को। यानी कि सिलिकॉन जो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में प्रेजेंट होता है ये इसकी कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है और इंक्रीज़ करता है उसकी डक्टिलिटी को। और मोलिब्डेनम और बेरिलियम जो होते हैं वो इसलिए ऐड किए जाते हैं या इनका फंक्शन ये होता है कि ये फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय का। और दूसरा ये जो है वो कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो इस कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की इम्प्रूव करते हैं। यानी कि मोलिब्डेनम और बेरिलियम फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और दूसरा ये कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव करते हैं। अब जो ये माइनर कंस्टिट्यूएंट कार्बन है ये किन प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है ये समझते हैं। कार्बन अफेक्ट करता है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की हार्डनेस को, स्ट्रेंथ को और डक्टिलिटी को। यानी कि कितनी कार्बन की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में वो कंट्रोल करती है एलॉय की इन प्रॉपर्टीज़ को। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी। और एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में कितनी है ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर ये कि कितना मैन्युफैक्चरर ने कार्बन जो है वो ऐड किया है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में। और दूसरा फैक्टर ये होता है कि कितनी कार्बन जो है वो ऐड हुई है जब आपने एलॉय को हीट किया है ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च मेथड के थ्रू। अब दूसरे पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। हमने डिस्कस किया था अभी कास्टिंग के प्रोसेस में कि एलॉय को कास्टिंग के प्रोसेस में आप कैसे यूज़ करते हैं, उससे मेल्ट करते हैं। तो एलॉय को मेल्ट करने के तीन तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। एयर गैस टॉर्च यूज़ की जाती है, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च यूज़ की जाती है और इलेक्ट्रिकल इंडक्शन फर्नेस यूज़ की जाती है। तो अगर आपने कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को मेल्ट करने के लिए ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च यूज़ की है तो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च यूज़ करने की वजह से एलॉय में कार्बन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इस मेथड से कार्बन जो है वो एलॉय में इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है। तो इसीलिए जो फाइनल कंसंट्रेशन है कार्बन की कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में वो डिपेंड कर रही होती है कि कितना कार्बन मैन्युफैक्चरर ने ऐड किया है और कितना कार्बन ऐड हुआ है जब आपने उस एलॉय को मेल्ट किया है ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च के थ्रू। तो अब ये समझते हैं कि ये कार्बन किस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करता है। कार्बन इन तीन प्रॉपर्टीज़ को, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को किस तरह से अफेक्ट करता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए ये पॉइंट समझेंगे कि कार्बन जो होता है वो कार्बाइड्स बनाता है दूसरे मेटल कंपोनेंट्स के साथ मिलके। यानी कि कार्बन कार्बाइड्स बनाता है जब एलॉय क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, सॉलिडिफाई हो रहा होता है। यानी कि कास्टिंग के प्रोसेस में हमने क्या किया था, मोल्टन एलॉय यूज़ किया था। तो मोल्टन एलॉय जब फिल कर देता है मोल्ड कैविटी को, उसके बाद आप उसे कूल डाउन होने देते हैं जिसमें एलॉय क्रिस्टलाइज होता है, सॉलिडिफाई होता है। तो जब कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय सॉलिडिफाई होता है, क्रिस्टलाइज होता है, तो ये जो कार्बाइड्स होते हैं ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। और ये कार्बाइड प्रेसिपिटेट करते हैं इंटरडेंड्राइटिक रीजन में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेटल कैसे सॉलिडिफाई होते हैं, न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन होता है। इस तरह से जो होता है वो डेंड्राइटिक जो होती है वो इस न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन से ग्रोथ हो रही होती है और इसी के अराउंड फिर आपके पास जो है वो ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो बनती हैं। तो ये जो कार्बाइड्स होते हैं, ये कार्बाइड्स क्या करते हैं कि ये जो इंटरडेंड्राइटिक रीजन होता है ये इसमें प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और जब ये जो कार्बाइड्स होते हैं जब ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो ये ग्रेन बाउंड्री बना लेते हैं।
अब ये ग्रेन बाउंड्री जो कार्बाइड्स हैं ये दो तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये एलॉय है जो कि सॉलिडिफाई हो रहा है, तो ग्रेन बाउंड्री ये जो कार्बाइड्स जो कि प्रेसिपिटेट हो रहे हैं ये ग्रेन बाउंड्री बना रहे हैं, ये दो तरीके से बना सकते हैं। एक कंटिन्यूस ग्रेन बाउंड्री होती है, यानी कि ये कंटिन्यूस जो है वो कार्बाइड्स जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इनमें कोई गैप नहीं है और ये कंटिन्यूस एक फेज चल रहा है कार्बाइड्स का। एक तो इस तरीके से ग्रेन बाउंड्री बना सकते हैं और दूसरा कार्बाइड्स ग्रेन बाउंड्री कैसे बनाते हैं, डिसकंटिन्यूस फेज होता है। जैसे यहाँ पे थोड़े से कार्बाइड्स प्रेसिपिटेट हो गए, यहाँ पे थोड़े से हो गए, यहाँ पे हो गए, ये डिसकंटिन्यूस फेज कहलाता है कार्बाइड्स के प्रेसिपिटेट होने का। तो ये जो कंटिन्यूस फेज में जिसमें कार्बाइड्स प्रेसिपिटेट हो रहे होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बाइड्स होते हैं ये ग्रेन बाउंड्री के तौर पे एक्ट करते हैं, तो ये डिस्लोकेशन को मूव नहीं करने देते। और जब डिस्लोकेशंस मूव नहीं कर पाती तो एलॉय क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है और उसकी डक्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। और ये जो डिसकंटिन्यूस फेज बनता है कार्बाइड्स का कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये भी डिसलोकेशन की मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं कार्बाइड्स, लेकिन क्योंकि डिसकंटिन्यूस है, जगह जगह गैप प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ डिसलोकेशन मूव कर जाती हैं। तो एलॉय इतना ज़्यादा ब्रिटल या इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, उसमें डक्टिलिटी भी थोड़ी प्रेजेंट होती है। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि कार्बाइड्स तो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि कार्बन तो प्रेजेंट है, तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि कार्बन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, यानी कि ऑक्सीएसिटाइलिन टॉर्च के मेथड के थ्रू इसे मेल्ट ना करें ताकि और एक्स्ट्रा कार्बन ना आए इसमें। और अगर जो कार्बाइड्स फॉर्म हो रहे हैं वो डिसकंटिन्यूस फेज के थ्रू जो है वो बने। तो ये जो होता है कि डिसकंटिन्यूस फेज बनेगा, अगर कंटिन्यूस फेज बनेगा, ये डिपेंड कर रहा होता है कि कार्बन की कंसनट्रेशन कितनी है, कौन सा मेथड आपने मेल्ट करने के लिए यूज़ किया है और किस तरह से आपने कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को कास्ट किया है। तो इसीलिए कार्बन जो होता है वो अफेक्ट करता है तीन प्रॉपर्टीज़ को, हार्डनेस, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी को। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की कॉम्पोजिशन, और कॉम्पोजिशन में भी आपने देख लिया कि हर माइनर और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इस एलॉय में। अभी हमने डिस्कस कर ली कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ की कॉम्पोजिशन, अब हम डिस्कस करने वाले हैं निकल क्रोमियम एलॉयज़ की कॉम्पोजिशन को। निकल क्रोमियम एलॉयज़ की कॉम्पोजिशन में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो है निकल। क्रोमियम जो है वो 20% से कम नहीं होता, 20% होना चाहिए या 20% से ज़्यादा होना चाहिए। मोलिब्डेनम जो है वो 4% या 4% से ज़्यादा होना चाहिए। बेरिलियम भी जो है वो एटलीस्ट 2% होना चाहिए या 2% से ज़्यादा। और निकल, कोबाल्ट और क्रोमियम की कंसनट्रेशन भी जो है वो 85% जो है वो एटलीस्ट होना चाहिए या 85% से ज़्यादा होना चाहिए। और अभी जैसे हमने कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में डिस्कस किया कि हर मेजर और माइनर कंस्टिट्यूएंट क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, तो निकल क्रोमियम एलॉय में भी ये मेजर और माइनर कंस्टिट्यूएंट जो है वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक कार्बन भी जो है वो आपके पास सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, सिलिका भी, बेरिलियम भी, मोलिब्डेनम भी, निकल भी, कोबाल्ट भी और क्रोमियम भी, ये सारे सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए निकल क्रोमियम की हेडिंग में मैंने अलग से जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की मैनिपुलेशन को, कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को। तो यहाँ पे अब आप जब इस हेडिंग में हम बहुत सी चीज़ें बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की, अब हम गोल्ड एलॉयज़ के साथ कंपैरिजन में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि हम यहाँ पे इस लेक्चर में, क्योंकि हम गोल्ड एलॉयज़ को प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को कर रहे हैं, तो हम बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को भी समझेंगे और उससे साथ साथ भी हम गोल्ड एलॉयज़ से भी कंपेयर करेंगे। और इस मैनिपुलेशन ऑफ बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ में हम समझेंगे कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को, या बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को यूज़ किया जाता है कास्टिंग के प्रोसेस में कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए। तो जिन फैक्टर्स को हम बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की मैनिपुलेशन से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्यूजन टेम्परेचर, इंटेग्रिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मोल्ड, डेंसिटी ऑफ बेस मेटल एलॉयज़ और ट्रिमिंग, पॉलिशिंग एंड सैंड ब्लास्टिंग। इन सारे फैक्टर्स को अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है मैनिपुलेशन ऑफ बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ से। तो सबसे पहले आ जाता है फ्यूजन टेम्परेचर। फ्यूजन टेम्परेचर भी कह सकते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने कास्टिंग के प्रोसेस में डिस्कस किया था कि एलॉय को मेल्ट करके इंट्रोड्यूस करवाया जाता है मोल्ड कैविटी में। तो निकल क्रोमियम और कोबाल्ट क्रोमियम जो एलॉयज़ होते हैं, इनका जो फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कौन सा ब्रांड लिया है, उस मटेरियल की क्या कॉम्पोजिशन थी, तो हल्का बहुत, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर वेरी कर सकता है बिटवीन ब्रांड्स, लेकिन यूजली जो रेंज होती है वो उनकी यही होती है 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड।
और जो गोल्ड एलॉयज़ होते हैं उनका जो मेल्टिंग या फ्यूचर टेम्परेचर होता है वो 950 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, यूजली 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है गोल्ड एलॉयज़ का मेल्टिंग टेम्परेचर। और गोल्ड एलॉयज़ को मेल्ट करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो है गैस एयर मिक्सचर। और बेस मेटल एलॉयज़ के लिए जो मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बेस मेटल एलॉयज़ को मेल्ट करने के लिए दो मेथड यूज़ किए जा सकते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च और इंडक्शन फर्नेस। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन फर्नेस भी कहा जाता है या सिंपली इंडक्शन फर्नेस भी। यूजली प्रिफर किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन फर्नेस को। रीज़न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की कॉम्पोजिशन में, कि रीज़न ये होता है कि ऑक्सीजन और एसिटाइलिन रेशो जो होता है वो बहुत ही केयरफुली आपने मैनेज करना होता है। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो एलॉय के ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस होते हैं उसके मेटल कॉम्पोनेंट्स के। लेकिन अगर एसिटाइलिन का रेशो जो है वो ज़्यादा हो गया, एक्सेस एसिटाइलिन आपने जो था वो यूज़ कर दिया, तो एक्सेस एसिटाइलिन क्या करता है, कार्बन को इंट्रोड्यूस करवाता है बेस मेटल एलॉयज़ में, चाहे वो निकल क्रोमियम हो चाहे वो कोबाल्ट क्रोमियम हो। और जब कार्बन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो कार्बाइड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड, ब्रिटल और एलॉय बनता है जिसकी डक्टिलिटी बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए गोल्ड एलॉयज़ के लिए जो मेथड प्रेफर किया जाता है मेल्ट करने का वो है गैस एयर मिक्सचर, और जो निकल क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम जो कि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ है उनके लिए प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडक्शन फर्नेस। और अगर ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का रेशो बहुत ही केयरफुली मैनेज करना होता है। इसके बाद आ जाता है इंटेग्रिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मोल्ड। इंटेग्रिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मोल्ड हम क्यों पढ़ रहे हैं? अभी हमने कास्टिंग के प्रोसेस में ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट मोल्ड को हीट करते हैं, यानी कि जब आपने वैक्स पैटर्न स्प्रू फॉर्मेट की असेंबली बना ली, उसे कास्टिंग रिंग में प्लेस करते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट मटेरियल से पूरा कवर कर देते हैं, पोर कर देते हैं, फिल कर देते हैं कास्टिंग रिंग को, एंड देन आप उस इन्वेस्टमेंट मोल्ड को हीट करते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट मोल्ड को आप हीट कर रहे हैं वो आप किस टेम्परेचर पे करते हैं, जो कि एलॉय का मेल्टिंग टेम्परेचर पे हीट करते हैं ले जाके, यानी कि जो एलॉय आप वो कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए यूज़ करने वाले हैं उसके टेम्परेचर पे आपने हीट करना होता है। यानी कि अगर आपने निकल क्रोमियम एलॉय से बना रहे हैं कास्ट रेस्टोरेशन तो आपको निकल क्रोमियम एलॉय का जो है वो एलॉय मेल्टिंग टेम्परेचर तक हीट करना होता है, यानी कि 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना होता है। यानी कि अगर आप जो है वो कास्टिंग कर रहे हैं और उससे कास्ट रेस्टोरेशन बना रहे हैं निकल क्रोमियम या कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय से, जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो क्या है 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में जो कि मेल्ट होते हैं, तो आपने उनके लिए इन्वेस्टमेंट मोल्ड को किस टेम्परेचर पे हीट करना है, 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। तो इन्वेस्टमेंट मोल्ड के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट मोल्ड आप किससे बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स आते हैं जो कि हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो इन इन्वेस्टमेंट मोल्ड के अंदर यानी कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हाई कास्टिंग टेम्परेचर, यानी कि ये जो हाई टेम्परेचर पे आप उसे हीट कर रहे हैं वो उसे टॉलरेट कर सके, क्योंकि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर आप इनसे कोई कास्ट रेस्टोरेशन बना रहे हैं कास्टिंग के प्रोसेस के थ्रू, तो इसमें आपने इन्वेस्टमेंट मोल्ड को इसी टेम्परेचर पे हीट करना होता है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट मोल्ड जो कि आप बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं वो किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट मटेरियल से बना हुआ होना चाहिए जो कि इस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता हो। इन्वेस्टमेंट मटेरियल अभी हमने नहीं किए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट मटेरियल होते हैं, जिप्सम बॉन्डेड, सिलिका बॉन्डेड, फॉस्फेट बॉन्डेड। सिलिका बॉन्डेड और सिर्फ फॉस्फेट बॉन्डेड वो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये जो बेस मेटल कास्टिंग एलॉय का जो इतना हाई टेम्परेचर है 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसे टॉलरेट कर सकते हैं। यानी कि जब आप सिलिका बॉन्डेड और फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल से बने हुए इन्वेस्टमेंट मोल्ड को हीट करेंगे 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये जो इन्वेस्टमेंट मोल्ड होते हैं सिलिका बॉन्डेड और फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल से बने हुए, वो इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ना ही डिसइंटीग्रेट होते हैं ना ही फ्रैक्चर होते हैं। लेकिन एक जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल, ये इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता जो कि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है। बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के लिए कौन सा टेम्परेचर यूज़ किया जाता है 1200 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल ये टेम्परेचर टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वैक्स पैटर्न को, और अगर आप वो जो कास्ट रेस्टोरेशन है अगर आप वो बना रहे हैं
बेस मेटल कास्टिंग एलॉय से, और उसका जो वैक्स पैटर्न अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेस मेटल कास्टिंग एलॉय के लिए जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, सिलिका बॉन्डेड या फॉस्फेट बॉन्डेड यूज़ करते हैं। और गोल्ड एलॉयज़ के लिए आप तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एलॉयज़ जो है वो उन्हें 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना होता है या उससे कम पे हीट करना होता है। और जिप्सम बॉन्डेड जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होते हैं उन्हें बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के साथ इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो होते हैं वो अबव 1200 डिग्री सेंटीग्रेड जो होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। अगर ऑक्सीलेट ऐड कर दें जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल में तो वो इस डिकम्पोजिशन को कम कर सकता है, लेकिन स्टिल ऐसा इन्वेस्टमेंट मटेरियल प्रेफर किया जाता है जो कि टॉलरेट कर सके हाई कास्टिंग टेम्परेचर को। तो इसीलिए जो है वो सिलिका बॉन्डेड या फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के साथ। और गोल्ड एलॉय के साथ आप जिप्सम भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिका भी, फॉस्फेट भी, क्योंकि गोल्ड एलॉयज़ को आपने सिर्फ हीट करना होता है 900 या 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब आ जाता है डेंसिटी ऑफ बेस मेटल एलॉयज़। डेंसिटी का अभी हमने रोल समझा कि जब भी हम कोई एलॉय सेलेक्ट कर रहे होते हैं कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए तो कास्टिंग के प्रोसेस में डेंसिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। और डेंसिटी का अगर मैं रोल समराइज़ करूँ तो इस तरह से कर सकते हैं कि वो एलॉय जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो जब वो कास्टिंग के प्रोसेस के दौरान जब फोर्स लगाई जाती है, एलॉय को पुश किया जाता है मोल्ड कैविटी में, वो कैविटी जो कि क्रिएट होती है वैक्स पैटर्न को रिमूव होने के बाद, जब उससे फोर्स से पुश करते हैं तो जितनी ज़्यादा उस एलॉय की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा फोर्स से, उतना ज़्यादा प्रेशर से वो एलॉय जो है वो उस मोल्ड कैविटी को फिल करेगा और बहुत अच्छे से फिल करेगा। तो इसलिए एलॉय की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाफ होती है गोल्ड एलॉयज़ से। यानी कि गोल्ड एलॉयज़ की अगर डेंसिटी 15 होती है तो बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की 7 या 8 है, यानी कि डबल का जो है वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ हैं उनका जो है वो एडवांटेज आता है कि उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो यानी कि वो ज़्यादा प्रेशर से जाके जो है वो मोल्ड कैविटी को फिल करते हैं, ज़्यादा फोर्स क्रिएट होती है जब इन्हें पुश किया जाता है एलॉय को, गोल्ड एलॉय को मोल्ड कैविटी में। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो गोल्ड एलॉयज़ को फ़ायदा होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छे से मोल्ड कैविटी को जो है वो फिल करते हैं। और बेस मेटल एलॉयज़ की जो डेंसिटी होती है वो गोल्ड एलॉयज़ से हाफ होती है। और अभी हमने जैसे कि डिस्कस कर लिया कि अगर डेंसिटी कम होती है तो इसकी वजह से कम प्रेशर क्रिएट होता है, कम फोर्स क्रिएट होती है और उसमें इनकम्प्लीट मोल्ड फिलिंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप बेस मेटल एलॉय यूज़ कर रहे होते हैं तो कास्टिंग मशीन के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्स्ट्रा थ्रस्ट या एक्स्ट्रा फोर्स या प्रेशर जो है वो क्रिएट कर सके। और ये डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट यूज़ किया है जिसमें पोरोसिटी नहीं है, वेंट्स नहीं है। ये वाला पॉइंट जब हम इन्वेस्टमेंट और कास्टिंग में पढ़ेंगे कि वेंट्स क्या होते हैं, पोरोसिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन भी करूँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये जो पॉइंट है जब आप कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट के लेक्चर कर लेंगे तो जब आप आके इसे रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा जो मैनिपुलेशन से रिलेटेड पॉइंट आता है बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के लिए वो आता है उनकी ट्रिमिंग, पॉलिशिंग और सैंड ब्लास्टिंग से रिलेटेड। जो कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम एलॉयज़ हैं, अगर इनकी जनरली बात की जाए ना, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी अच्छी हैं, इनमें कोरोजन रेजिस्टेंस भी है। इनमें जो सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इनको जो है वो ट्रिमिंग और पॉलिशिंग करना इनको बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, स्पेसिफिकली कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, जिसलिए इनको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इनको जो है वो पॉलिश करना और बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट्स जो है वो रिक्वायर होती हैं। जब आप कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय या निकल क्रोमियम एलॉय से कोई कास्ट रेस्टोरेशन बनाते हैं, चाहे आपने क्राउन बनाया है, ब्रिज बनाया है, तो एज कास्ट स्टेट में, यानी कि जो आपने उसको कास्ट किया है, कास्टिंग के प्रोसेस के फ़ौरन बाद जब आप उस कास्ट रेस्टोरेशन को देखते हैं तो उसकी जो सरफेस होती है, जो रेस्टोरेशन है वो किसी एलॉय से बनी हुई है, तो उस कास्ट रेस्टोरेशन की जो सरफेस होती है वो रफ़ होती है, स्पेसिफिकली रफ़ होती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऐसा यूज़ किया, यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ किया था जिसके पाउडर में कोर्स पार्टिकल प्रेजेंट थे, यानी जिसके पार्टिकल्स जो थे वो कोर्स थे, फाइन नहीं थे, रफ़ थे, इरेगुलर थे, तो ऐसी कास्ट रेस्टोरेशन की सरफेस भी जो होती है वो रफ़ होती है। क्योंकि क्या होता है कि अभी हमने कास्टिंग के प्रोसेस में देखा कि जो
कास्ट रेस्टोरेशन जो बनती है, जो मोल्ड कैविटी क्रिएट होती है वैक्स पैटर्न रिमूव होने के बाद, और एलॉय फिर उसे फिल करता है, तो एलॉय किससे कांटेक्ट में आता है? इन्वेस्टमेंट मटेरियल से कांटेक्ट में आ रहा होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट मटेरियल किसी कोर्स पार्टिकल से बना हुआ है तो उसकी सरफेस भी रफ होगी, तो जो एलॉय उससे कांटेक्ट में आके सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसकी सरफेस भी रफ होती है। इसलिए फाइनल इन्वेस्टमेंट जो है वो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं, या ऐसे इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिनके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ताकि जो कास्ट रेस्टोरेशन जब आप निकालें कास्टिंग रिंग से, उसे इन्वेस्टमेंट से रिमूव करें, तो उसकी सरफेस एज स्मूथ एज पॉसिबल हो। फिर जब आप जो है वो इन्वेस्टमेंट से रिमूव कर देते हैं, यानी कि जब आपने जो था वो कास्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एलॉय सॉलिडिफाई हो गया, तो जब आपने जो था वो उसे कास्टिंग रिंग से रिमूव किया, उसको इन्वेस्टमेंट मटेरियल उसके ऊपर से रिमूव कर दिया, तो फिर आप जो है वो उसको पॉलिश करते हैं। फिर आपने उससे फिनिश और पॉलिश करना होता है। तो कास्टिंग के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? सैंड ब्लास्ट किया जाता है सरफेस को, यानी कि जो कास्ट रेस्टोरेशन होती है उसकी सरफेस को सैंड ब्लास्ट करते हैं, ताकि जितनी भी रफनेस है वो रिमूव हो जाए, जो कोई रेजिडुअल इन्वेस्टमेंट मटेरियल प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए, और ग्रीन ऑक्साइड लेयर होती है इसकी सरफेस पे कास्ट रेस्टोरेशन के, वो रिमूव हो जाए। तो सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही इजी वर्ड्स में समझेंगे कि सैंड ब्लास्टिंग क्या होती है। सैंड ब्लास्टिंग को एयर एब्रेजन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में बेसिकली आप क्या करते हैं कि कंप्रेस्ड एयर में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स जो है वो मिक्स हुए हुए होते हैं, और इससे जो है वो आप डायरेक्ट कर देते हैं सरफेस ऑफ डेंटल कास्टिंग, यानी जो कास्ट रेस्टोरेशन बनकर आई है उसको जो है वो आप बेसिकली सैंड ब्लास्ट किस तरह से करते हैं? सैंड ब्लास्टिंग किस तरह से होती है? जैसे एयर एब्रेजन भी कहा जाता है कि इस प्रोसेस में आप कंप्रेस्ड एयर होती है, बहुत ही तेज़ी से एयर प्रेशर जा रहा होता है, और उस एयर में फाइन एब्रेसिव पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही वो फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स कास्ट रेस्टोरेशन की सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं, वो उसकी रफनेस को भी, उसकी रफनेस अगर प्रेजेंट है तो उसे भी स्मूथ कर देते हैं, कोई रेजिडुअल इन्वेस्टमेंट मटेरियल प्रेजेंट है तो उसे भी रिमूव कर देते हैं, और ग्रीन ऑक्साइड लेयर को भी रिमूव कर देते हैं। तो ये होता है सैंड ब्लास्टिंग का फ़ायदा। सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस को इस तरह भी से भी समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी हो प्रेशर क्लीनिंग की देखी हो कि ये बहुत ही एक नोज़ल होती है, और बहुत ही प्रेशर के साथ जो होता है वो वाटर के साथ या एयर के साथ जो होता है वो कर रहे होते हैं, उसे डायरेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी फ्लोर पे जिसे क्लीन करना है, और वो जो है वो बहुत तेज़ी से क्लीन होता जा रहा होता है। तो वो बेसिकली यही होता है कि वो कॉम्प्रेस एयर होती है जिसमें फाइन एब्रेसिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी आप किसी भी सरफेस पे डायरेक्ट करते हैं तो वो उसे बहुत अच्छे से क्लीन करता है, बहुत ही रैपिडली क्लीन करता है और स्मूथ कर देता है। तो ये सैंड ब्लास्टिंग का प्रोसेस भी बिल्कुल वैसे ही है जो कि कास्ट रेस्टोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली जो कि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज से बनाई जाती हैं, कि कॉम्प्रेस्ड एयर होती है जो कि मिक्स हुई हुई होती है फाइन एब्रेसिव पार्टिकल से, उससे आप डायरेक्ट कर देते हैं कास्ट रेस्टोरेशन की सरफेस पे, जिससे रफनेस रिमूव हो जाती है, रेजिडुअल इन्वेस्टमेंट मटेरियल रिमूव हो जाता है, और ग्रीन ऑक्साइड लेयर भी। सैंड ब्लास्ट करने के बाद की जाती है फिर इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग, जिसे इलेक्ट्रो पॉलिशिंग भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग बिल्कुल ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, यानी कि जिस कास्ट रेस्टोरेशन या जिस एलॉय को आपने पॉलिश करना है उसको बेसिकली क्या करते हैं, आप एनोड बना देते हैं, और दूसरी साइड पे कोई भी ऐसा मेटल या एलॉय यूज़ करते हैं जिसे आप कैथोड बना देते हैं। बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम होता है। जब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप हो जाता है तो क्या होता है कि कैथोड की प्रेजेंस की वजह से जो एनोड होता है, यानी कि वो कास्ट रेस्टोरेशन जिसे आपने पॉलिश करना है, उसकी सरफेस से जो होता है वो मेटल आइटम्स जो हैं वो मूव करते हैं कैथोड साइड पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वो जो सरफेस होती है उस कास्ट रेस्टोरेशन की जिसने एनोड बनाया हुआ है वो स्मूथ हो जाती है, पॉलिश्ड हो जाती है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग कहा जाता है। और फाइनल पॉलिशिंग जो होती है वो हमेशा की जाती है हाई स्पीड पॉलिशिंग बफ से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रो पॉलिशिंग का जो मेथड होता है ये निकल क्रोमियम एलॉयज़ के लिए यूज़ नहीं करते, यानी कि निकल क्रोमियम एलॉयज़ को सिर्फ सैंड ब्लास्ट करते हैं और फिर हाई स्पीड पॉलिशिंग बफ से जो है वो पॉलिश कर देते हैं। उनके लिए इलेक्ट्रो पॉलिशिंग निकल क्रोमियम एलॉयज़ के लिए इसलिए यूज़ नहीं करते कि निकल क्रोमियम एलॉयज़ से जो है वो आप क्राउन और ब्रिज बनाते हैं, और क्राउन और ब्रिज में जो होता है वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो ये क्राउन के मार्जिन्स होते हैं ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग में इन मार्जिन की एक्यूरेसी के चेंज होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए निकल क्रोमियम एलॉयज़ को इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग नहीं की जाती है। उनकी सिंपली सैंड ब्लास्ट किया जाता है और फिर हाई स्पीड पॉलिशिंग बफ से पॉलिश कर दिया जाता है। उन्हें जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग नहीं करते क्योंकि मार्जिनल जो एक्यूरेसी होती है उसके चेंज होने के चांसेस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ को।
बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ में हम दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, निकल क्रोमियम की भी और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ की भी। तो कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम एलॉयज़ दोनों बहुत ही हार्ड मटेरियल्स होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की भी हार्डनेस को आपस में कंपेयर करें तो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम एलॉयज़ बहुत ही हार्ड मटेरियल्स हैं। दोनों एलॉय की बहुत ही अच्छी कोरोजन रेजिस्टेंस होती है क्रोमियम की प्रेजेंस की वजह से, और क्रोमियम पैसिफिटिंग इफेक्ट के थ्रू जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है निकल क्रोमियम एलॉय को भी और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को भी। और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय और निकल क्रोमियम एलॉय दोनों की लो डक्टिलिटी होती है, यानी कि दोनों की डक्टिलिटी कम होती है। लेकिन अगर आपस में कंपेयर करें तो निकल क्रोमियम एलॉय की डक्टिलिटी फिर भी कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय से थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो निकल क्रोमियम एलॉय की भी ज़्यादा है, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की भी ज़्यादा है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट निकल क्रोमियम एलॉय से जो है वो ज़्यादा होती है। और प्रोपोर्शनल लिमिट ज़्यादा होने का मतलब ये कि ज़्यादा फोर्सेस या ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए। और ये निकल क्रोमियम और कोबाल्ट क्रोमियम दोनों की जो है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि दोनों बहुत ही रिजिड मटीरियल है। अब यहाँ तक हमने बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की जनरलाइज प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। अब हम बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे गोल्ड एलॉयज़ से, यानी कि नोबल मेटल में जिस एलॉय से हम कंपेयर करने वाले हैं कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम एलॉय की प्रॉपर्टीज़ को, वो है गोल्ड एलॉयज़। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि अब जो डेंटिस्ट्री में बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए, नोबल मेटल एलॉयज़ गोल्ड एलॉयज़ को अब इतना यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। रीज़नेबल कॉस्ट की वजह से अब बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए। तो ये जो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ हैं इसको कंपेयर किया है टाइप 4 कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज से, क्योंकि ये जो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ होते हैं इन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पार्शियल डेंचर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए। तो वो पार्शियल डेंचर जो कि मेटल या एलॉय से बनाए जाते हैं वो कास्ट पार्शियल डेंचर कहलाते हैं। तो जो कास्ट पार्शियल डेंचर का फ्रेमवर्क होता है, जो कास्ट पार्शियल डेंचर की बेस होती है, उससे अब टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ के बजाय कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय से बनाया जाता है। तो इसलिए मेके बुक में ये जो टेबल है इसमें कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया है टाइप 4 गोल्ड कास्टिंग एलॉय से, क्योंकि टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ वो एलॉयज़ थे जिन्हें यूज़ किया जाता था पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क बनाने के लिए। तो कोबाल्ट क्रोमियम ने टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को जो था वो रिप्लेस कर दिया है, और अब पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ जो है वो यूज़ होते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फेवर में जाती है कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ की और कौन सी प्रॉपर्टीज़ कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ के फेवर में जाती है। लेकिन एक चीज़ क्लियर रखनी है कि अब पार्शियल डेंचर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो एलॉय यूज़ किया जाता है वो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय, और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय ने टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ को जो है वो रिप्लेस कर दिया है पार्शियल डेंचर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए। ये हमने गोल्ड एलॉयज़ के लेक्चर में भी ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था, और यहाँ पे हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि पार्शियल डेंचर फ्रेमवर्क में जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, वो मेन कंपोनेंट होते हैं कनेक्टर और एक होता है क्लेस्प। क्लेस्प की रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसके लिए एक ऐसा एलॉय या ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसकी प्रोपोर्शनल लिमिट की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी कि ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो कि ज़्यादा फोर्सेस को टॉलरेट कर सके बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए, और साथ में उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें डक्टिलिटी भी हो ताकि एडजस्टमेंट की जा सके उसमें, और उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी कम हो ताकि वो अंडरकट्स को इंगेज कर सके। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती हैं जो कि क्लेस्प में चाहिए होती हैं, ये हमें मिलती हैं टाइप 4 कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ में, और कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ में ये वाली प्रॉपर्टीज़ या ये जो रिक्वायरमेंट होती है जो कि क्लेस्प के लिए चाहिए होती है वो कोबाल्ट क्रोमियम में नहीं होती। और ये प्रॉपर्टी जो है वो टाइप 4 गोल्ड एलॉय में प्रेजेंट होती है, यानी कि क्लेस्प बनाने के लिए पार्शियल डेंचर का जो फ्रेमवर्क है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो क्लेस्प बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ बहुत अच्छे से फुलफिल करता है। लेकिन कनेक्टर बनाने के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जिसकी प्रोपोर्शनल लिमिट की वैल्यू भी हाई हो और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी हाई हो। तो जो गोल्ड एलॉय होते हैं उनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू लो होती है, और जो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय हैं इनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू भी हाई होती है, और इनकी जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट की वैल्यू भी हाई होती है, और दूसरा इनकी डेंसिटी कम होती है, तो लाइट होते हैं ताकि इनकी डेंचर बेस भी जो है वो डेंचर फ्रेमवर्क भी लाइट वेट बनता है बहुत ज़्यादा।
तो कनेक्टर बनाने के लिए जो आइडियल चॉइस होती है वो कोबाल्ट क्रोमियम होती है। यानी कि अगर पार्शियल डेंचर की फ्रेमवर्क की बात करें तो आइडियल सिनेरियो ये होगा कि क्लेस्प आप टाइप 4 गोल्ड एलॉय से बनाएं और कनेक्टर जो है वो कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय से बनाएं, और फिर इन दोनों सेपरेट पार्ट्स को सोल्डरिंग के प्रोसेस के थ्रू ज्वाइन करते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इन पार्ट्स को सेपरेट सोल्डरिंग से ज्वाइन करते हैं तो जो वो सोल्डर ज्वाइंट होता है वो हाईली सब्सेप्टेबल होता है करोजन से, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट जो है वो नहीं बनता। और प्रैक्टिकली ये किया जाता है कि जिस मटेरियल से कनेक्टर बनाया जाता है तो उसी मटेरियल से क्लेस्प भी बनाया जाता है। तो कोबाल्ट क्रोमियम के लिए ये ध्यान रखा जाता है बनाते हुए क्लेस्प भी, तो ये किया जाता है कि आप पार्शियल डेंचर का फ्रेमवर्क आप कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय से ही बनाया जाता है। बट जब क्लेस्प बना रहे होते हैं तो एक चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि बहुत ज़्यादा डीप अंडरकट को कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय एंगेज ना कर रहा हो, और दूसरा उसे थिन सेक्शन में जो है वो बनाया जाता है ताकि उसमें जो है वो कुछ डक्टिलिटी जो है वो प्रेजेंट और बहुत ज़्यादा रिजिडिटी इंक्रीज ना हो जाए। तो अब हम देखते हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की प्रॉपर्टीज़ को, टाइप 4 गोल्ड एलॉयज़ की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को और ज़्यादा डिटेल में। यहाँ पे जो मैंने पार्शियल डेंचर से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए हैं ये बार बार बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ की थ्योरी में रिपीट किए हुए होते हैं बुक में, तो अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि डेंसिटी, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड क्रोमियम एलॉय की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, टाइप 4 गोल्ड एलॉय की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए टाइप 4 गोल्ड एलॉय जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छी कास्ट रेस्टोरेशन बनाते हैं, ज़्यादा अच्छे से मोल्ड कैविटी को जो है वो फिल करते हैं। लेकिन डेंसिटी का फ़ायदा कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय को ये होता है कि कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय जो होते हैं वो डेंचर फ्रेमवर्क जो होता है वो इनका लाइटर बनता है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो कम होती है। फ्यूजन टेम्परेचर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और टाइप 4 गोल्ड एलॉय का जो है वो 1000 से कम होता है। इसीलिए इसी फ्यूजन टेम्परेचर की वजह से जिप्सम बाउंडेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को कोबाल्ट क्रोमियम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए कोबाल्ट क्रोमियम के लिए सिलिका बाउंडेड या फॉस्फेट बाउंडेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। और कास्टिंग श्रिंकेज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्टिंग श्रिंकेज कोबाल्ट क्रोमियम की 2.3 है और टाइप 4 गोल्ड एलॉय की 1.4 है। लेकिन अगर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट मोल्ड सही सेलेक्ट करते हैं तो ये कास्टिंग श्रिंकेज आराम से कंपनसेट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड या इन्वेस्टमेंट मटेरियल किस तरह से कास्टिंग श्रिंकेज को कंपनसेट करते हैं ये हम कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब आप एक और पॉइंट देख सकते हैं कि अगर कास्टिंग के प्रॉपर्टीज़ के परस्पेक्टिव से बात करें तो टाइप 4 गोल्ड एलॉय की डेंसिटी भी ज़्यादा है, टाइप 4 गोल्ड एलॉय की कास्टिंग श्रिंकेज भी कम है। तो अगर कास्टिंग के परस्पेक्टिव से बात करें तो गोल्ड एलॉयज़ की कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि श्रिंकेज भी कम हो रही है, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये मोल्ड कैविटी को भी बहुत अच्छे से फिल कर रहा है। लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कोबाल्ट क्रोमियम की ज़्यादा होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट भी कोबाल्ट क्रोमियम की ज़्यादा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कोबाल्ट क्रोमियम की ज़्यादा है, और हार्डनेस भी जो है वो कोबाल्ट क्रोमियम की ज़्यादा है। लेकिन डक्टिलिटी कोबाल्ट क्रोमियम की बहुत ज़्यादा कम होती है, और टाइप 4 गोल्ड एलॉय की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हमने यहाँ पे कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया है टाइप 4 गोल्ड एलॉय से, क्योंकि कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सबसे ज़्यादा पार्शियल डेंचर का फ्रेमवर्क बनाने के लिए। अब इस दूसरे टेबल में मैकेप के निकल क्रोमियम एलॉय की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया है टाइप 3 कास्टिंग गोल्ड एलॉयज से, क्योंकि निकल क्रोमियम जो एलॉयज होते हैं इन्हें दूसरी कास्ट रेस्टोरेशन यानी कि क्राउन, ब्रिजेस, इनलेस और ऑनलेस बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। और निकल क्रोमियम ने टाइप 3 कास्टिंग गोल्ड एलॉयज को रिप्लेस कर दिया इस पर्सपेक्टिव में, क्योंकि पहले टाइप 3 गोल्ड एलॉयज जो थे वो क्राउन, ब्रिज, इनलेस, ऑनलेस बनाने के लिए यूज़ होते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए अब निकल क्रोमियम एलॉयज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं कास्ट रेस्टोरेशन यानी कि क्राउन, ब्रिज, इनलेस और ऑनलेस बनाने के लिए। इनकी भी प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निकल क्रोमियम की डेंसिटी कम है और टाइप 3 गोल्ड एलॉयज की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा अच्छे से मोल्ड कैविटी जो है वो गोल्ड एलॉयज फिल करते हैं, निकल क्रोमियम नहीं करते। निकल क्रोमियम का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड है, और टाइप 3 गोल्ड एलॉय का 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। कास्टिंग श्रिंकेज जो है वो निकल क्रोमियम की भी जो है वो ज़्यादा है और टाइप 3 गोल्ड एलॉय की कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल लिमिट जो है वो दोनों की निकल क्रोमियम एलॉय की टाइप 3 गोल्ड एलॉय से ज़्यादा है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है और हार्डनेस भी ज़्यादा है। और डक्टिलिटी निकल क्रोमियम एलॉय की गोल्ड क्रोमियम से ज़्यादा है, लेकिन टाइप 3 गोल्ड एलॉय से जो है वो कम है।
जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि डेंटल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ या कास्टिंग एलॉयज़ वो एलॉयज़ होते हैं जिन्हें कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और डेंटिस्ट्री में दो तरह के एलॉयज़ यूज़ होते हैं कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए, गोल्ड एलॉयज़ और बेस मेटल एलॉयज़। तो ये जो गोल्ड एलॉयज़ और बेस मेटल एलॉयज़ की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करने के लिए मैंने ये एक टेबल बना दिया है जिसमें हमने इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक साथ एक जगह पे कंपेयर कर दिया है। तो डेंटल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ की बायो कंपैटिबिलिटी को कंपेयर करें तो जो गोल्ड एलॉयज़ होते हैं ये बायो कंपैटिबल होते हैं गोल्ड और दूसरे नोबल मेटल्स की बायो कंपैटिबिलिटी की वजह से। और जो बेस मेटल एलॉयज़ होते हैं ये बायो कंपैटिबल होते हैं क्योंकि इनमें पैसिव लेयर प्रेजेंट होती है। और ये जो निकल होता है, लेकिन निकल जो कंपोनेंट होता है डेंटल कास्टिंग गोल्ड एलॉयज़ में, ये कुछ पेशेंट्स के लिए एलर्जिक होता है, यानी कि जो पेशेंट्स इससे एलर्जिक होते हैं उनमें एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवा सकता है निकल। और जो बेरिलियम वेपर होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कि जो बेरिलियम यूज़ कर रहे हैं कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय में ये कार्सिनोजेनिक होता है। इसलिए फिनिशिंग और पॉलिशिंग के दौरान जो मटीरियल का जो डस्ट होता है उसमें अगर बेरिलियम के वेपर प्रेजेंट होते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक होता है। इसलिए जो डेंटल टेक्नीशियन जो कि ऐसी कास्ट रेस्टोरेशन जो कि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ से बनी हुई होती है उन्हें फिनिश कर रहे होते हैं, पॉलिश कर रहे होते हैं, तो उन्हें मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि वो इन वेपर्स को इनहेल ना कर लें, क्योंकि ये जो बेरिलियम के वेपर होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डेंटल कास्टिंग एलॉयज़ यानी कि गोल्ड एलॉयज़ और बेस मेटल एलॉयज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो टार्निश और कोरोजन रेजिस्टेंस, गोल्ड एलॉयज़ में जो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है वो मेटल्स की नोबिलिटी की वजह से होती है, और जो बेस मेटल एलॉयज़ में जो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है वो पैसिव लेयर की प्रेजेंस की वजह से होती है। और कलर की बात करें तो गोल्ड एलॉयज़ जिनमें हाई गोल्ड कंटेंट प्रेजेंट होता है वो येलो कलर होता है क्योंकि उनमें जो है वो गोल्ड की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है। और जो लो गोल्ड कंटेंट एलॉयज़ होते हैं उनकी जो कलर अपीयरेंस होती है वो वाइट होती है क्योंकि उनमें प्लेडियम का कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, प्लैटिनम होता है, सिल्वर होता है, इसलिए उनकी अपीयरेंस जो होती है वो वाइट होती है। और बेस मेटल जो कास्टिंग एलॉयज़ होते हैं इनकी अपीयरेंस लस्ट्रस सिल्वरी वाइट होती है। मेल्टिंग रेंज की बात करें या मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करें, गोल्ड एलॉयज़ का 800 से 1050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और कोबाल्ट क्रोमियम का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, निकल क्रोमियम का 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइटेनियम का जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसका होता है 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेंसिटी जो है वो गोल्ड एलॉयज़ की 15 से 18 है, और कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम की 7 है, और टाइटेनियम की है 4.5। इसके बाद आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, गोल्ड एलॉयज़ का 14.8 है, और कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम का 14 है, और टाइटेनियम का 9 है। और कास्टिंग श्रिंकेज गोल्ड एलॉयज़ में से 1.6% होती है, और कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम में 2.3%, और टाइटेनियम में 3.5%। अब कंपेयर करते हैं गोल्ड एलॉयज़ और बेस मेटल एलॉयज़ की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो गोल्ड एलॉयज़ की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी लो होती है, यील्ड स्ट्रेंथ भी लो होती है, हार्डनेस भी लो होती है, लेकिन डक्टिलिटी हाई होती है। पर्सन एलोंगेशन रिप्रेजेंट करता है डक्टिलिटी को। और जो बेस मेटल एलॉयज़ होते हैं इनकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई है, यील्ड स्ट्रेंथ हाई है, हार्डनेस जो है वो हाई है, और पर्सन एलोंगेशन यानी डक्टिलिटी जो है वो लो होती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं इन दोनों एलॉयज़ की कास्टिंग प्रॉपर्टीज़ को। तो गोल्ड एलॉयज़ के लिए जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है वो जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है या फिर फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ किया जाता है। और जिप्स गोल्ड एलॉयज़ के लिए सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल भी यूज़ किया जा सकता है। और बेस मेटल एलॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है कार्बन फ्री फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल या फिर सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। कार्बन फ्री इसलिए को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि अगर कार्बन प्रेजेंट होगा तो कार्बन की कंसंट्रेशन अगर बेस मेटल कास्टिंग एलॉय में इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और डक्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। और कास्टिंग रिंग जो कि यूज़ की जाती है गोल्ड एलॉय के लिए वो है मेटालिक कास्टिंग रिंग, और बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ के लिए रबर रिंग यूज़ की जाती है। और क्रूसिबल जो कि आपका स्प्रू फॉर्मर या स्प्रू बेस होती है जिससे वैक्स पैटर्न और स्प्रू आके अटैच होते हैं, वो गोल्ड एलॉयज़ के लिए या तो कार्बन की बनी हुई होती है या सैरेमिक की बनी हुई होती है। लेकिन बेस मेटल एलॉयज़ के लिए सैरेमिक का क्रूसिबल या स्प्रू फॉर्मर यूज़ किया जाता है, कार्बन का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि आपने कार्बन की कॉन्टामिनेशन को बचाना होता है ताकि कार्बन की कंसनट्रेशन उस बेस मेटल कास्टिंग एलॉय में इंक्रीज़ ना हो और उसमें एम्ब्रिटलमेंट या कार्बाइड्स फॉर्म होने के चांसेस कम से कम हों।
और गोल्ड अलॉयज़ को मेल्ट करने के लिए गैसियर टॉर्च यूज़ की जाती है, और कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम के लिए या तो ऑक्सीएसिटाइलिन यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंडक्शन फर्नेस, और टाइटेनियम के लिए इलेक्ट्रिकल मेल्टिंग मेथड ही यूज़ किया जाता है। कास्टिंग मशीन की भी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। गोल्ड अलॉयज़ के लिए एयर प्रेशर कास्टिंग की जाती है, और कोबाल्ट क्रोमियम और निकल क्रोमियम के लिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग की जाती है, और टाइटेनियम के लिए सेंट्रीफ्यूगल विद एयर प्रेशर अंडर वैक्यूम कास्टिंग की जाती है। और फिनिशिंग और पॉलिशिंग, गोल्ड अलॉयज़ के लिए फिनिशिंग और पॉलिशिंग की जाती है एसिड पिकलिंग मेथड से, जिसमें वार्म HCl जो है वो आप यूज़ करते हैं, देन उसे पॉलिश करते हैं सिंपल रबर कप्स और पॉलिशिंग पेस्ट से। और जो कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज़ होते हैं उनके लिए पहले किया जाता है सैंड ब्लास्टिंग, फिर की जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक पॉलिशिंग। एसिड पिकलिंग जो है वो बेस मेटल अलॉयज़ के लिए नहीं करते हैं, वरना वो जो पैसिव लेयर होती है, यानी कि वो जो क्रोमियम ऑक्साइड की थिन टेनेशियस पैसिव लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, इसलिए एसिड पिकलिंग जो है वो बेस मेटल अलॉयज़ के लिए नहीं की जाती। अब डिस्कस करते हैं बेस मेटल कास्टिंग अलॉयज़ की बायोकम्पैटिबिलिटी को। बेस मेटल कास्टिंग अलॉयज़ में कुछ टॉक्सिक या एलर्जिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसमें जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो नॉन कार्सिनोजेन है, यानी कि अगर आपने बेरिलियम के वेपर को इनहेल कर लिया तो ये जो है वो कार्सिनोजेन होता है। इसलिए डेंटल टेक्नोलॉजिस्ट जो कास्ट रेस्टोरेशन को फिनिश करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसको फैब्रिकेट करने का काम करते हैं, तो उन्हें ये काम वेल वेंटिलेटेड एरियाज़ में करना चाहिए, और उसके और मास्क जो है वो यूज़ करना चाहिए, ताकि अगर जो है वो पॉलिशिंग करते हुए मटेरियल के वेपर्स हों तो वो जो बेरिलियम वेपर्स अगर होंगे तो वो कार्सिनोजेन होते हैं, तो उनकी इन्हेलेशन को अवॉइड करने के लिए मास्क यूज़ करना चाहिए। या फिर अब जो है वो बेरिलियम फ्री एलॉयज़ भी जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। फिर जो निकल बेस मेटल कास्टिंग अलॉयज़ में प्रेजेंट होता है, ये जो है वो एलर्जिक रिएक्शन करवा सकता है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है वो कॉज कर सकता है, इवन लो कंसंट्रेशन पे भी। तो ऐसे पेशेंट्स जिनका पता हो कि वो निकल से एलर्जी है, तो उन्हें निकल फ्री जो है वो बेस मेटल कास्टिंग अलॉयज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि बेस मेटल कास्टिंग एलॉयज़ में 3 तरीके के एलॉयज़ आते हैं, निकल क्रोमियम और कोबाल्ट क्रोमियम, जिन्हें कास्ट रेस्टोरेशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और टाइटेनियम के एलॉयज़ को यूज़ किया जाता है इम्प्लांट बनाने के लिए। तो इसलिए हम टाइटेनियम और टाइटेनियम के एलॉयज़ को इस कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मेटल्स एंड एलॉयज़ फॉर इम्प्लांट्स। तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि कौन से मेटल एलॉय इम्प्लांट के लिए यूज़ किए जाते हैं, हम सबसे पहले इम्प्लांट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इम्प्लांट का एक सेपरेट लेक्चर हम आगे जाके डिटेल में करेंगे कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, किस तरह से इन्हें प्लेस किया जाता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। यहाँ पे हम सिर्फ बेस मेटल कास्टिंग एलॉय के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि अच्छा कि इम्प्लांट क्या होते हैं, कौन सा एलॉय यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हम इसका यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डेंटिस्ट्री में मिसिंग टीथ की रिप्लेसमेंट के लिए बहुत से मेथड यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि पहले मेथड यूज़ किया जाता था डेंचर का। अगर सारे टीथ, यहाँ पे आप कंप्लीट डेंचर देख रहे हैं कि अगर ऐसा पेशेंट जिसके पास कोई भी टीथ प्रेजेंट नहीं है, तो पहले इस तरह से डेंचर दिए जाते थे। अगर कोई 1 या 2 टीथ मिसिंग है तो भी एक सिंगल टूथ का डेंचर बना के दे दिया, या जितने टीथ मिसिंग है उतने टीथ का जो है वो डेंचर बना कर दे दिया। तो एक ऑप्शन पहले डेंचर होता था। उसके बाद जो था वो दूसरा ऑप्शन होता था कि अगर कुछ टीथ मिसिंग है और कुछ नेचुरल टीथ प्रेजेंट है, तो उनकी सब नेचुरल टीथ की सपोर्ट लेके इस तरह से ब्रिज पेशेंट को बना के दिया जाता था, और इस तरह से मिसिंग टीथ को जो था वो रिप्लेस किया जाता था। तो ये डेंचर और ब्रिज जो थे वो ये ओल्ड मेथड थे मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए। अब जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए, जो ज़्यादा रिकमेंडेड है, जो सबसे एडवांस और सबसे अच्छा मेथड है मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने का, वो ये है डेंटल इम्प्लांट्स। तो अब जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है वो ये किया जाता है डेंटल इम्प्लांट का, यानी कि इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए। तो अब हम समझते हैं कि ये इम्प्लांट किस तरह से मिसिंग टीथ को जो है वो रिप्लेस कर रहे होते हैं, इम्प्लांट क्या होते हैं। अब समझते हैं कि इम्प्लांट क्या होते हैं। इम्प्लांट ऐसी प्रोसेस है जिसे विद इन द बोन जो है वो आप प्लेस करते हैं, और उसके थ्रू जो है वो मिसिंग टीथ को रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये पेशेंट आया है और उसका ये टूथ जो है वो मिसिंग है, तो और इसको रिप्लेस करना है आपने डेंटल इम्प्लांट से। तो डेंटल इम्प्लांट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला ये जो कंपोनेंट है जिसे इन्होंने यहाँ पे इम्प्लांट मेंशन किया हुआ है, इसे फिक्सचर कहा जाता है। तो ये जो फिक्सचर जो कंपोनेंट होता है, इसे विद इन द बोन प्लेस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विद इन द बोन जो है वो इस फिक्सचर या इम्प्लांट को प्लेस किया हुआ है। फिर जो सेकंड कंपोनेंट होता है इम्प्लांट का, इसे अबटमेंट कहा जाता है या फिर ट्रांसम्यूकोजल एलिमेंट कहा जाता है। इस
जो ये जो कंपोनेंट होता है इम्प्लांट का अबटमेंट, ये ट्रांसम्यूकोजल एलिमेंट, ये इस इम्प्लांट के फिक्सचर पार्ट के जो है वो ऊपर आता है और ये म्यूकोजा से प्रोट्रूड कर रहा होता है, यानी कि ये जो फिक्सचर पार्ट होता है इम्प्लांट का ये कम्प्लीटली बोन के अंदर होता है। और ये जो ट्रांसम्यूकोजल एलिमेंट है जिसे अबटमेंट कहा जाता है, ये इम्प्लांट इसका लोअर पार्ट जो होता है वो इम्प्लांट में जाके फिक्स होता है और इसका ये जो अपर पार्ट होता है ये म्यूकोजा से प्रोट्रूड कर रहा होता है। और इस पार्ट के ऊपर ये जो सेकंड पार्ट होता है जिसे अबटमेंट कह रहे हैं या ट्रांसम्यूकोजल एलिमेंट कह रहे हैं, ये जो होता है वो फिर सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी आपने प्रोस्थेसिस देनी है पेशेंट को, या तो क्राउन देना है, जैसे कि इस केस में इन्होंने क्राउन जो है वो इसके इम्प्लांट के ऊपर लगाया हुआ है, यानी कि ये जो है वो इस तरह से मिसिंग टीथ को रिप्लेस कर रहा है। इसी तरह से ब्रिज जो है वो इम्प्लांट पे लगाया जा सकता है, ये इम्प्लांट डेंचर को सपोर्ट कर सकता है। तो ये अबटमेंट जो है वो कंपोनेंट होता है जो कि क्राउन, ब्रिज या डेंचर को जो है वो सपोर्ट करता है। तो इसीलिए इम्प्लांट किस तरह के होते हैं, इम्प्लांट का एक पार्ट जो होता है वो बीनीथ द सॉफ्ट टिश्यू होता है। अच्छा, यहाँ पे बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है कि स्टेबलाइज किस तरह से होता है इम्प्लांट, या तो बोन पे रेस्ट कर रहा होता है या फिर एम्बेड हुआ हुआ होता है बोन पे। लेकिन यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो इन्होंने बात बोली हुई है कि इम्प्लांट, कुछ इम्प्लांट रेस्ट करते हैं बोन पे, ये पहले जो थे वो इम्प्लांट होते थे जो कि म्यूकोजा के अंदर होते थे लेकिन बोन से ऊपर होते थे। लेकिन अब जो इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं वो इस तरह के इम्प्लांट होते हैं जिनका दो कॉम्पोनेंट होते हैं। एक कॉम्पोनेंट फिक्सचर कहलाता है और वो फिक्सचर एम्बेड हुआ हुआ होता है बोन में, और दूसरा जो पार्ट होता है वो ट्रांसम्यूकोजल एलिमेंट या अबटमेंट कहलाता है, जो कि जिसका लोअर पार्ट जो है वो फिक्सचर में जाके अटैच होता है और उसका अपर पार्ट जो होता है वो प्रोट्रूड कर रहा होता है म्यूकोजा से और ओरल कैविटी में होता है, और ये सपोर्ट करता है डेंचर को, क्राउन को या ब्रिज को, यानी कि उस प्रोसेसेस को जो कि आपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह से डेंटल इम्प्लांट ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है मिसिंग टीथ की रिप्लेसमेंट को, और ये सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड है मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने का। और ये जो इम्प्लांटोलॉजी है, ये जो इम्प्लांट की प्लेसमेंट है, ये जो इम्प्लांट जो मिसिंग टीथ को रिप्लेस कर पा रहा है, ये सिर्फ पॉसिबल इस वजह से हुआ है कि बायोकम्पैटिबिलिटी, किस मेटल की बायोकम्पैटिबिलिटी की वजह से, टाइटेनियम, यानी कि इम्प्लांट बनाने के लिए टाइटेनियम को यूज़ किया जाता है। दो तरह के टाइटेनियम यूज़ होते हैं, या तो कमर्शियली प्योर टाइटेनियम जिसे सीपी भी कहा जाता है, ये यूज़ किया जाता है, या फिर टाइटेनियम एलॉय होता है। टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और वेनेडियम एलॉय है जिसका फॉर्मूला ये है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एलॉय जो है वो इम्प्लांट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो अब डेंटल इम्प्लांट्स हैं ये दो तरह के मटेरियल से बनते हैं, कमर्शियली प्योर टाइटेनियम से या फिर टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, वेनेडियम एलॉय से। ये जो टाइटेनियम होता है, इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये लाइट होता है, इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी है, इसे हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए इसके ग्रेन साइज़ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये साइक्लिक फटीग को बहुत अच्छे से रेजिस्ट करता है, क्रैक प्रोपिगेशन को रेजिस्ट करता है, हाईली बायोकम्पैटिबल होता है, क्योंकि बायोकम्पैटिबिलिटी इम्प्लांट में होना बहुत ज़रूरी है कि जो भी इम्प्लांट है आप उसे कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, बोन के अंदर। तो बायोकम्पैटिबिलिटी होगी, क्योंकि इम्प्लांट अपना रोल किस तरह से परफॉर्म करेगा, यानी कि ये इम्प्लांट का फिक्सचर पार्ट हो गया जैसे आपने बोन के अंदर प्लेस किया है, फिर इसके ऊपर ये अबटमेंट आ जाता है, फिर इसके ऊपर क्राउन या ब्रिज जो भी आपने प्रोसेसेस देनी है पेशेंट को उसको सपोर्ट करता है अबटमेंट पार्ट। तो ये जो फिक्सचर होता है, ये जो इम्प्लांट का ये वाला पार्ट होता है जो कि बोन में एम्बेड हुआ हुआ होता है, ये किस तरह से जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रोसेसेस को, ये इस तरह से करता है कि ये जो फिक्सचर है, ये जो इम्प्लांट का ये वाला पार्ट है, जब आप इसे बोन में प्लेस करते हैं तो इस इम्प्लांट और बोन के बीच में जो है वो बॉन्ड फॉर्म होता है। इस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होता और बोन में जो है वो एम्बेड हो जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है इसे ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहा जाता है। ऑस्टियो इंटीग्रेशन क्या होती है कि ये जो बोन है ये फिजियोलॉजिकल कांटेक्ट में आ जाए इस इम्प्लांट की या इस फिक्सचर इम्प्लांट के पार्ट पे, और बोन और इम्प्लांट के बीच में कोई भी गैप ना हो, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आ जाए, और ये जो इम्प्लांट है ये एनकाइलोज्ड हो जाए, बोन में बिल्कुल एम्बेड हो जाए, और बोन और इम्प्लांट बिल्कुल बायोलॉजिकल कांटेक्ट, फिजियोलॉजिकल बायोलॉजिकल कांटेक्ट में हो, इनके बीच में कोई भी गैप ना हो और ये इम्प्लांट एनकाइलोज्ड हो जाए इसमें बोन में। तो ये जो होता है वो मेन एम होता है, जब आपका इम्प्लांट, ये जो फिक्सचर पार्ट है, जब ये कम्प्लीटली एनकाइलोज हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा बोन में, तभी ये जो प्रोसेसेस या अप्लायंस जो कि आप इसके अबटमेंट में लगाने वाले हैं उसे सपोर्ट कर सकेगा, वरना नहीं कर सकेगा।
लेकिन स्टिल अभी भी जो इम्प्लांट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि उनकी इनस्टेबिलिटी। कुछ पेशेंट्स में ये इम्प्लांट जो होते हैं वो इनस्टेबल हो जाते हैं, लूजन हो जाते हैं, और जब इम्प्लांट जो है वो लूजन हो जाएगा तो वो प्रोसेसेस जिसे ये सपोर्ट कर रहा है ये इम्प्लांट, वो प्रोसेसेस भी जो है वो लूजन हो जाएगी, वो भी जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो यानी कि जब इम्प्लांट का ये पोर्शन जो कि फिक्सचर पार्ट जब स्टेबल रहेगा बोन में, तभी इम्प्लांट अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। और इम्प्लांट के साथ अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि कुछ इम्प्लांट्स या सम केसेस में ये जो इम्प्लांट्स होते हैं ये इनस्टेबल हो जाते हैं, यानी कि लूजन हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं ये इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स की या इम्प्लांट का जो फिक्सचर पार्ट होता है उसकी बोन से अटैचमेंट को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। सबसे पहला मेथड यूज़ ये किया गया है कि कोई बायो एक्टिव मटीरियल, यानी कि जैसे कि बायो एक्टिव सेरेमिक को इम्प्लांट के फिक्सचर पार्ट पे जो है वो कोट कर दिया जाता है, या फिर जो होता है वो स्क्रू थ्रेडेड जो है वो इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मूथ इम्प्लांट्स। और दूसरा सरफेस ट्रीटमेंट की जाती है टाइटेनियम इम्प्लांट की, ताकि उसकी सरफेस को ऐसा बनाया जा सके जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से इम्प्लांट जो है वो एम्बेड हो सके बोन पे, और बोन जो है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आ सके इम्प्लांट से। तो अब इन तीनों मेथड्स को जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि सबसे पहला मेथड जो कि हमने डिस्कस किया कि इम्प्लांट की बोन से इंटीग्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी कि इम्प्लांट की बोन में अटैचमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाता है कि इम्प्लांट की सरफेस को कोट कर दिया जाता है बायो एक्टिव ग्लास सेरेमिक से या बायो एक्टिव सेरेमिक से या डिफरेंट बायो एक्टिव मटीरियल से। तो ये बायो एक्टिव मटीरियल्स क्या होते हैं? बायो एक्टिव मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंड्यूस करवाते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्स ये हो कि कोई बॉन्डिंग फॉर्म करनी हो, ये कोई ना कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाते हैं। यानी कि अगर आपने इन्हें इम्प्लांट की सरफेस पे अप्लाई किया है इन बायो एक्टिव मटीरियल को, तो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या इम्प्रूव करवाएंगे? ये बॉन्डिंग करवाएंगे बोन और इम्प्लांट के बीच में बाय कोई वहाँ पे कोई ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे ताकि वहाँ पे हाइड्रोक्सीपेटाइड यानी कि जो बोन लाइक टिश्यूज़ हैं वो फॉर्म हो। तो ऐसे बायो एक्टिव मटीरियल से जो है वो इम्प्लांट की सरफेस को कोट कर दिया जाता है, जो कि ऐसा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाते हैं जो कि बोनी इंटीग्रेशन जो है वो इम्प्लांट की बोन में इंटीग्रेशन को इंक्रीज़ करता है, इन्हेंस करता है। फिर ये होता है कि फिक्सचर, थ्रेडेड फिक्सचर जो है वो यूज़ किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मूथ फिक्सचर्स। तो ये थ्रेडेड फिक्सचर्स क्या होते हैं? ये इस तरह का, ये आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, आप इम्प्लांट जो आते हैं उनका थ्रेडेड फिक्सचर होता है। पहले जो थे वो स्मूथ इम्प्लांट जो थे वो यूज़ किए जाते थे। स्मूथ इम्प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छे से बोन में इंटीग्रेट नहीं करते। थ्रेडेड जो इम्प्लांट होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो इंटीग्रेट करते हैं बोन के साथ, जो कि आप खुद देख सकते हैं कि जो स्मूथ सरफेस, इतनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस है कि ये बोन से बहुत अच्छे से इंटीग्रेट नहीं कर पाता। लेकिन जो थ्रेडेड इम्प्लांट है, स्क्रू लाइक इसका स्ट्रक्चर है, इसको जैसे स्क्रू की तरह जो है ना वो बिल्कुल बोन में एम्बेड किया जाता है, प्लेस किया जाता है, तो ये ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट करता है बोन के साथ। और थर्ड मेथड ये होता है कि इम्प्लांट की सरफेस को, यानी कि इम्प्लांट की जो टाइटेनियम की सरफेस है उसे इस तरह से ट्रीट किया जाता है ताकि टेक्सचर सरफेस बन जाए, रफ़ हो जाए सरफेस वहाँ पे, क्योंकि जो रफ़ सरफेसेस होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से ऑस्टियोब्लास्ट को अट्रैक्ट करती हैं, वहाँ पे ज़्यादा बोन की डिपोजिशन होती है और ज़्यादा अच्छे से ऑस्टियो इंटीग्रेशन होती है, यानी कि इम्प्लांट इंटीग्रेट करता है बोन के साथ। इसके लिए किया जाता है, क्या क्या किया जाता है? मशीन करते हैं इम्प्लांट की सरफेस को या फिर सैंड ब्लास्टिंग करते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एलॉयज़ और मेटल्स कौन से यूज़ किए जाते हैं इम्प्लांट बनाने के लिए, और इम्प्लांट क्या होते हैं, इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो प्रॉब्लम होती है उन्हें कैसे ओवरकम किया जाता है। इम्प्लांट का एक सेपरेट डिटेल में लेक्चर हम आगे जाके कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा बेस मेटल कास्टिंग एलॉय का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा बेस मेटल कास्टिंग एलॉय समझने में।